बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपके साथ सनम मंजूर हुसैन। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, आपकी मॉर्निंग्स भी बहुत अच्छी हो रही होंगी। और आज तो मंडे है और मंडे भी अच्छा गुजरे आपका और आपकी, क्योंकि मॉर्निंग अच्छी होगी तो सारा दिन अच्छा गुजरेगा। और अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि आपकी मॉर्निंग अच्छी ना गुजरे, आपका मूड अच्छा ना हो, तो फिर सारा दिन वैसा ही गुजरता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपना मूड अच्छा रखें। और वैसे मंडे की जो सुबह होती है वो मेरे ख्याल में इतनी एनर्जी नहीं होती, और एनर्जी के लिए ज़रूरी है। बहुत से लोग मंडे को बड़े एक्टिव होते हैं, बहुत से लोग मंडे को एक्टिव नहीं होते क्योंकि वीकेंड गुजार के आ रहे होते हैं। कुछ लोग इसलिए एक्टिव होते हैं कि वीकेंड गुजार के आ रहे हैं तो वो एनर्जी हम जो हमने लेनी थी वो ले चुके हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपनी चीज़ों को देखें। गर्मी का मौसम है, गर्मियाँ एंजॉय करें। मुल्तान की गर्मी तो फिर आपको पता ही है कि कितनी, मुल्तान तो वैसे ही बड़ा मशहूर है अपनी गर्मी की वजह से। गर्मी, और अगर गर्मी ना हो तो मुल्तान की सौगात में से गर्मी आती है कि हम कहते हैं मुल्तान की सौगात में से सोन हलवा नहीं है, गर्मी भी है। इसी के साथ साथ PSL मैचेस जो लोग देखते हैं वो लोग भी बड़ा इंजॉय कर रहे होंगे कि जैसे उसकी रीओपनिंग हुई और हमने फिर से अपने मैचेस का आगाज़ कर दिया। हमारा जो हमसाया मुल्क है, सोचा कि शायद वो इस तरह की हरकत करेगा और हमारी सारी चीज़ें रुक जाएंगी, हमारे मैचेस नहीं होंगे। वैसे तो बात उस वक्त हमने वक्ती तौर पर दुबई में मुंतकिल कर दिए थे, लेकिन अब जो है वो दोबारा से हम वापस अपने PSL मैचेस की तरफ आ रहे हैं। PSL मैचेस भी हो रहे हैं और लाहौर के अंदर को हम मुबारकबाद भी देते हैं कि वो जी मतलब पहले भी 2 दफ़ा विन कर चुके हैं, इस दफ़ा भी लाहौर के अंदर बाजी लेके आए हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लाहौर के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुल्तान सुल्तान को थोड़ा सा समझें कि वो भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। लेकिन लाहौर के अंदर तीसरी बार बाजी लेके जा रहा है तो उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और वो तमाम लोग जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो देखने भी गए थे। मैंने देखा कि कल स्टेडियम जो है ना भरपूर भरा हुआ था, कोई सीट खाली नहीं थी। तमाम लोग जो देखने वाले थे वो वहाँ पहुँचे हुए थे। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इसी के साथ साथ हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारीफ आपसे करवा देती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है सैयदा मखदूमा शहजादी, अगर मैंने नाम गलत नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे, कहाँ से आगाज़ किया? मुझे पता है कि आपने किताब भी लिखी है, तो ये सारी चीज़ें अपनी किताब के बारे में आप सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं ना, कहाँ से चीज़ें स्टार्ट की फिर, क्योंकि आप कैलीग्राफी भी करती हैं, इसी के साथ साथ किताब भी आपने लिखी है, फिक्शन राइटर हैं, स्पीकर हैं, तो ये कहाँ से आगाज़ हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया एंड यू हैव गिवन मी द चांस टू टॉक ऑन पर्टिकुलर ऑन माय बुक एंड रिगार्डिंग थिंग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि माय नेम इज़ मखदूमा शहजादी और मेरा ताल्लुक़ शुजाबाद से है एंड मेरी स्कूलिंग लिटिल एंजल्स मॉन्टेसरी एंड हाई स्कूल से है। और उसके बाद फिर मैंने हाई स्कूल रेलवे गेट शुजाबाद में अपना एडमिशन लिया। फिर मैं कॉलेज में मैंने ICS किया एंड देन आई प्रोसीडेड टू नमन यूनिवर्सिटी एंड मैं यहाँ से BS इंग्लिश लिटरेचर कर रही हूँ और ये मेरा लास्ट ईयर है एंड इंशाल्लाह आई विल बी डूइंग ग्रेजुएशन बाय 2025। एंड जहाँ तक बुक का ताल्लुक है तो ये एक एवोल्यूशनरी जर्नी है। फॉर्मली तो मैंने इसको लिखना स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज इन 5th सेमेस्टर, बट एवोल्यूशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियोलॉजीज ये मेरी सेमेस्टर 1 से ही चलती आ रही थी। व्हेन वी स्टेप्ड हियर एंड वी स्टडीड फिलॉसफी एंड लिटरेचर एंड हिस्ट्री। आपकी इस किताब में क्या है, क्या लिखा है आपने? इस किताब में किस बारे में है ये किताब? बुनियादी तौर पर इसका कोई एक थीम नहीं है, ये एक बड़ी ही डाइवर्स थीम्स के ऊपर ये है मेरी बुक। एंड इसके अंदर आपको फिक्शन भी मिलेगा, नॉन फिक्शन भी मिलेगा और इसके अलावा ये एक फ़िलोसॉफिकल जर्नी भी है। इसके अलावा आपको इसके अंदर पोइट्री भी मिलेगी। इट्स जस्ट एन डाइवर्स बुक
एंड बेसिकली इसकी 3 सेक्शन है. फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास फिलॉसफी है, एंड दैट इज़ अबाउट द ऑडिसी ऑफ एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन है कि कैरेक्टर तगदो कर रहा है ज़िंदगी के मकसद की तलाश में. खुदा कौन है, मैं कौन हूँ, हमारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने के लिए. एंड उसके बाद फिर काफ़ी एक एवोल्यूशनरी जर्नी से गुजरता है. इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम इंसान वक्तन फ़वक्तन बदलते रहते हैं. हमारी फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हमारी साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और हर तरह से हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं. सेकेंड पार्ट के अंदर एक ऑडिसी ऑफ लव है, एक सफ़र इश्क है. और थर्ड सेक्शन के अंदर हमने इसको समराइज करके एक डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया. तो बेसिक ओवरव्यू तो बुक का ये है. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें. इस किताब को पढ़ना मेरे ख्याल में पड़ेगा, क्योंकि बड़ी अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं. क्या सोच के आपने कहा कि मैं नई किताब लिखनी है, और किताब के मौजू मैंने ये रखे हैं कि इसको पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है? क्या चीज़ें ध्यान में आई थी? बुनियादी तौर पर जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं, पर्टिकुलरली अगर मैं फ़िक्शन की बात करूं, तो हमारे पास कोई प्रॉपर स्टोरी लाइन नहीं होता कि हमने इस पैरामीटर को फॉलो करके चलना है. तो चूंकि एक एवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़ चल रही होती है, तो हमें खुद भी नहीं पता होता समटाइम्स हम क्या लिख रहे होते हैं. हम एक जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसका इन्फ्लुएंस होता है, और जब हम पढ़ रहे होते हैं जहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस होता है, पर्टिकुलरली जब हम लिटरेचर जैसा सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, ईस्टर्न से वेस्टर्न लिटरेचर की तरफ आते हैं, फिर हम रिलीजियस पोइट्री पढ़ते हैं और स्पिरिचुअल स्टफ पढ़ते हैं, तो वो सारा एमैलगमेशन से हमारी आइडियोलॉजीज़ के अंदर एक सडन शिफ्ट आ जाता है, और हमें नहीं मालूम होता. तो लिखने का आइडिया इस तरीके से आया कि मैं चाहती थी कि ग्रेजुएशन के अंदर कुछ डिफरेंट करके जाऊँ, बिकॉज आई नो कि पेंटिंग में करती हूँ, कैलीग्राफी या व्हाटएवर द के डेक्लेमेशंस के अंदर जाती हूँ, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दैट. बट राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो शायद न्यू हो एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए, कि वो एक बुक लिखे. या और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने लिखना स्टार्ट की थी मुझे नहीं पता था कि मैं बाकी एक बुक लिख लूँगी. बट उस टाइम पे मेरे मेंटोर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे मेरे साथ, एंड दे वर सो नरिशिंग आवर इंटेलेक्ट इन सच अ वे कि हमें नहीं मालूम कि हम इतनी डेप्थ में चले जाएंगे चीज़ों की. तो इवेंचुअली आई रॉट इट. आप तो शेर और शायरी भी करती हैं. या शेर और शायरी करना ये कैसे आया कि मैं शेर, पहले दफ़ा कैसे पता चला कि मैं तो शेर भी लिख सकती हूँ? या अक्सर लोगों को तो शेर याद तक नहीं होते, लिखना या उस पर काम करना तो बड़ी दूर की बात होती है. जब आप अपने स्कूल लेवल पे होते हो, तो वो जो कुछ सब्जेक्ट्स में आपके शेर होते हैं तो वो याद नहीं होते आप लोगों को. आपने कैसे सोचा कि, या कैसे पता चला कि यस आई कैन डू इट? शेर कभी याद करने में मुश्किल हुई हो, या मुश्किल क्या, आप तो लिख भी लेती होंगी, तो कैसे पता चला? सबसे पहला क्या, कब फील हुआ आपको? मैं इसके तहत एक बात ऐड करना चाहूँगी. मलका तरन्नुम नूर जहाँ से एक मरतबा इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने कितने गाने गाए, एंड शी सेड कि मैंने तो हज़ारों की तादाद में गाए और गा के भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं होता. तो पोइट्री के साथ भी ऐसा होता है कि हमने इतनी पोइट्री लिखी होती है, हम लिख के भूल जाते हैं कि हमने लिखा क्या है. एंड जहाँ तक बात आई मोड की, तो इट इज़ बेसिकली इन इंग्लिश, एंड चूँकि मैं एक इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, तो हम पढ़ते हैं, एंड पोइट्री इज़ अ सडन फ्लो ऑफ इमोशंस. हमें भी इमोशनल स्टेट में बैठे होते हैं, लिख डालते हैं, हमें पता ही नहीं चलता. एंड यस, लिखने के बाद हमें याद ही नहीं होता कि हमने क्या लिखा है, अपनी लिखी हुई चीज़ें याद नहीं रहती. शायद तो यही कहता है हमेशा कि मेरे कुछ इमोशंस होते हैं, मेरी अपनी चीज़ें होती हैं जो मैं लिख लेता हूँ, और वो बड़े खूबसूरत अंदाज में ज़ाहिर लिखते हैं, तो वो शायर बनते हैं ना. तो पहला शेर किस एज में लिखा, और वो कौन सा शेर था? वो तो याद होगा ना? नहीं याद? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे याद होगा. आपने कोई किताब नहीं लिखी कोई शेर शायरी की जिसमें आपने अपनी चीज़ों को महफूज रखा हो कि ये चीज़ें मेरी है, मैंने लिखा है? नहीं, मैंने एज सच उस टाइम पे नहीं लिखी थी. हम छोटे होते थे तो हम डायरीज और इसी तरीके की चीज़ें लिखते रहते थे, रजिस्टर्स पे एंड कॉपीज़ पे. नॉट दैट कोई फॉर्मल प्लेटफॉर्म नहीं था. अभी भी ऐसे ही था इवन बुक लिखते हुए, लेकिन वो देखते ही देखते वो बहुत थिक हो गई, एंड आई थॉट कि इसको कंपाइल कर लिया जाए. मैं चाहती थी कि अगर ग्रेजुएशन करके जब जाऊं तो पीछे मुड़ के देखूं 4 साल के सफ़र में कुछ नज़र आए. तो दिस इज़, या पहला शेर तो मुझे इस टाइम याद नहीं आ रहा. कोई भी अपना शेर जो आप सुनाएं, जो आपको पसंद हो. हाँ, मुझे अपना पसंद तो याद नहीं है. अलबत्ता मैं अल्लामा इकबाल के एक शेर को ज़रूर कोट करूँगी जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया था कि
कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में जब हमारे इलेक्शंस चल रहे थे स्टूडेंट के, तो मैंने उस टाइम भी कोट किया था, एंड आई डोंट नो मुझे इस शेर से इतनी ऑब्सेशन क्यों है कि तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बुखीली है ये रज़ाकी नहीं है। अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अल्लाह ताला ने हमें जो डाइवर्स नेमतें दी हैं, इतना ब्रॉडर इंटेलेक्ट दिया है, अल्लाह इंसान का जहन इट्स जस्ट बहुत वसी है। अगर उसमें से वो थोड़ा सा भी उसको कंज्यूम कर ले तो वो बहुत मिरेकल्स कर सकता है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम उसको थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें, जो कि जेन ज़ी बहुत कम यूज़ करती है, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट आई कैन प्रेजेंट राइट नाउ रिगार्डिंग पोइट्री। जबरदस्त। अब तक कितनी वैसे शायरी, अब तो याद भी नहीं है, वैसे आपको तो कोई एक शेर भी याद नहीं है। अगर आप कंपाइल करना चाहें तो कितना बन जाएगा कि आपने कितनी अब तक पोइट्री लिखी है? इस बुक के अंदर एक पोइट्री का सेक्शन है जिसके अंदर 70+ पोइम्स है। अच्छा। यस, एंड दीज आर इन इंग्लिश एज वेल। तो वो आपकी शायरी जो है वो किस मौजू पर है? ज्यादातर क्या चीजें हैं इसमें? खुदा से मोहब्बत ज्यादा है, जो आजकल की चीजें चल रही हैं उसकी चीज पर लिखा हुआ है आपने, क्या है? देखिए, मेरी बुक का जो सेकंड पोर्शन है ना, ऑडिसी ऑफ लव, उसके अंदर बुनियादी तौर पर लव को ही डिफाइन किया हुआ है कि लव है क्या चीज़ और हम उसको कैसे परसीव करते हैं। तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा डिविनिटी के कॉन्सेप्ट में दिया है और वहाँ पे वो इंक्लाइन करी है वो चीज़। आप क्या समझते हैं लव क्या है? लव इज़ ऑब्वियसली इस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। हम उसको इस नैरेटिव में नहीं डिफाइन कर सकते जिस तरीके से सोसाइटी में लिया जाता है। अगर मैं इशफाक अहमद की इस बात को कोट करूं तो ये गलत नहीं होगा कि अपनी ज़ात को किसी के आगे झुका देना मोहब्बत है, ठीक है, और किसी एक के आगे झुका देना मोहब्बत है और सबके आगे झुका देना इश्क, एंड दैट इज गॉड। तो मैं लव को डिफाइन करती हूँ एज एन सरेंडर। ऑब्वियसली व्हेन यू लव समवन यू सरेंडर योर ईगो, योर सेल्फ, योर लाइक्स, योर डिसलाइक्स, एवरीथिंग। तो आई परसीव इट इन दिस वे। अगर इफ इट इज़ अ टू वे स्ट्रीट देन यू नो कि वो बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, लेकिन इफ़ इट इज़ अ वन वे तो इट्स रियली डिस्ट्रक्टिव। आपने कभी अपनी तजुर्बात को, अपनी स्टोरी को भी लिखा? कि होता है हर इंसान के साथ कोई ना कोई हादसा कह लें, कोई वाकया कह लें, कोई ऐसी चीज़ हो जो जिसने आपको कहा हो कि ये तो मुझे लिखनी चाहिए ज़रूर, ताकि लोग इसे पढ़ें, उन्हें भी मालूम हो, कुछ सबक हासिल करें, कुछ तजर्बा या कुछ तरह की चीज़ आप शेयर करना चाहें? मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कोई डायरेक्टली कोई चीज़ लिखी हो ऐसी, लेकिन ये है कि जब राइटर कुछ चीज़ लिख रहा होता है तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी उसके अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अनकॉन्शियसली अपनी बुक में डाल दी हैं, एंड आई थिंक दैट्स पोइट्री इज अ सेक्शन, एंड एग्जिस्टेंस के अंदर बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं। तो आई थिंक आई हैव पोर्ट्रेड इन दिस माय बुक। ओके, इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मज़ीद जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया है हमारी रिपोर्टर सुहीरा तारिक ने, जो कि एंकर भी है और बड़ा अच्छा प्रोग्राम भी करती हैं, लोगों को हंसाती हैं। मैं भी इसका प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हूँ। सुहीरा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हम बात कर लेते हैं मुल्तान तालीमी बोर्ड के तहत फर्स्ट ईयर के इम्तहानात जारी और शदीद गर्मी हीट वेव से तलबा को बचाने के लिए बोर्ड ने इम्तिहानी मराकज़ के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि बेचारे वहाँ पे ना पंखे होते हैं, AC तो दूर की बात है, जो पंखे अच्छा वो पंखे कैसे चल रहे होते हैं तो वो भी नहीं चलते, और फिर ऊपर से इतनी गर्मी शदीद है, और फिर पेपर्स की टाइमिंग भी आपकी वही है, जाहिर है वो दोपहर का टाइम होता है, मॉर्निंग में भी आपके पेपर हो रहे होते हैं, इवनिंग में भी हो रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसमें कोई तब्दीली आई है, कुछ बेहतरी आई है? हीट वेव तो बहुत ज़्यादा है ना। पहले मैं आपकी तारीफ करूंगी, आज आपके बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत स्मूथ लग रहे हैं। इसके पीछे कहानी बताऊंगी, चलो मुझे लाजमी बताना। अच्छा, दूसरा हीट वेव तो बहुत ज़्यादा है मुल्तान में, गर्मी शदीद है। अभी
परसों मेरा ख्याल है जो वो तूफान आया उसके बाद थोड़ा सा फ़र्क हुआ है, लेकिन आज लग रहा है दोबारा वही हाल हो जाएगा। और पेपर्स हर साल शदीद गर्मी में आते हैं। अब मसला ये है कि गर्मी हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और फर्स्ट ईयर के अभी पेपर चल रहे हैं। इंतज़ामात बोर्ड ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा किए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की जो मैं आपको तादाद बताऊं वो है 1 लाख कोई 20,000 के करीब है, 20,000 या 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। और जो मुल्तान डिवीज़न में सेंटर बने हुए हैं वो हैं 220। अब 220 सेंटर्स में हर सेंटर में 250-300 इतना बच्चा मौजूद होता है। 250 बच्चों के लिए एट अ टाइम ठंडे पानी का बंदोबस्त करना एक इम्पॉसिबल सी बात है। उसमें से उनके लिए जो SOPs जारी किए हैं वो ये जारी किए गए हैं कि स्टूडेंट्स अपने साथ ठंडा पानी लाजमी रखें, ठीक है। अब वहाँ पर बोर्ड का स्टाफ होता है, जो मुलाजमीन होते हैं स्कूल के वो मौजूद होते हैं, वो बच्चों को पानी पिला रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो जितनी देर का पेपर होता है 250 बच्चों को, ज़ाहिर है वो उनकी बारी आते आते या पानी ज़ाहिर ठंडा है फ़ौरन गर्म हो जाता है, तो उस वजह से एक ये इशू होता है। हमने देखा बहावल नगर में एक बच्ची जो है वो उसकी जान भी चली गई इसी वजह से, शदीद गर्मी की वजह से ना, हीट वेव इतनी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से BP शूट कर जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चे एक और गलती जो करते हैं वो जिनका स्पेशली दिन के टाइम पेपर है वो एक तो कपड़े इस तरह के उन्होंने पहने होते हैं कि कुछ नए कपड़े, आपको नए कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहन के आने चाहिए, उसमें आपको एक्स्ट्रा क्योंकि गर्मी लगती है हल्के फुल्के कपड़े पहनने चाहिए। थोड़ा थोड़ा वो उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च, वो कलफ या माया वगैरह लगा होती है। जब तक वो वॉश नहीं हो जाते 2-3 दफा तो वो नरम नहीं होते बेसिकली। एक ये है, फिर बच्चे कुछ खाते नहीं है पेपर की टेंशन में। हम लोग भी ऐसे थे, बगैर खाए जल्दी में, अच्छा घबराहट में कुछ इस वक्त पेपर की बात करने के अच्छा लगता है, ऐसे ही है। तो वो सेहत का ख्याल नहीं रख रहे होते और फिर जब भागा दौड़ी में पेपर पे पहुंच रही होते हैं तो उनको सांस लेने का, बहाल होने का टाइम, पानी भी नहीं पी रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए कि आप आधा घंटा कम से कम पहले पहुंच जाएं सेंटर पे ताकि आप रिलैक्स हो जाएं, एक ये चीज़ है। और फिर बोर्ड ने ये भी इस बार तो उनको जो है वो रियायत दे दी है कि अगर बच्चा 30 मिनट लेट भी पेपर में पहुंच रहा है, जिसका पेपर 2 बजे है, वो 2:30 बजे भी अगर पहुंच रहा है तो उसको सेंटर में बैठने की इजाज़त होगी, उसको लेट कमर नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। अच्छा, फिर उसके अगर वो आधा घंटा उसको लेट मिलता है तो देर से वो ज्वाइन कर रहा है ना पेपर, तो उसको आगे टाइम मिलेगा, आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि मौसम है, कुदरती हालात हैं, इससे बचना जो है वो बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया है। ये चीज़ तो अच्छी करती है। और इसके अलावा एक और जो अच्छी चीज़ कर दी है वो ये है कि हमने देखा इम्तिहानी मरकज़ जो है वो इंडोर होते हैं, अंदर बड़े बड़े हॉल्स होते हैं और लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, लोड शेडिंग हो रही है। पहली बात तो यह है कि जनरेटर और UPS का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन इतना बजट नहीं है अवेलेबल कि सारे सेंटर्स में ये सहूलत हो। कई सेंटर्स में लाइट चली जाती है और बच्चों को गर्मी में पेपर देना पड़ता है। तो उसका क्या हल निकाला है? उसका हल ये निकाला है कि बच्चों को बाहर ग्राउंड में फासले से बिठा दिया जाए किसी सायादार जगह पे कि वो पेपर वहाँ पे कर सकें। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप देखें कि अगर बच्चे को सुपरिटेंडेंट ने देख लिया है चीटिंग करते हुए, चीटिंग ये नहीं कि कोई उसके पास से चीज़ बरामद हुई है, किसी से बात करते हुए, कुछ पूछते हुए, तो उसमें भी उसको डिस्काउंट ये मिल गया है कि पहली बार में उस बच्चे का पेपर कैंसिल नहीं होगा। अगर कोई बच्चा पहली बार बात करते हुए या इंटरेक्शन करते हुए पकड़ा गया है तो उसमें सुपरिटेंडेंट को ये कहा गया कि आपने उसे सिर्फ वार्निंग देनी है। अगर वो सेकंड टाइम इस तरह से करता है फिर उसका पेपर कैंसिल होगा। या ये एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी हुई है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा चीटिंग ही कर रहा है, जो हालत वहाँ पे हुई होती है गर्मी में हीट वेव की वजह से, तो उस वजह से बच्चों को रिलैक्स रखने के लिए ताकि वो परेशान ना हो, ये सहूलियात दी गई हैं। स्पेशली जो वालिदैन अनम पेपर दिलवाने के लिए आए हुए हैं, फीमेल्स तो ख़ुद नहीं आ सकती, लड़के ख़ुद आ जाते हैं मेल सेंटर्स पे, तो उन बच्चों के वालिदैन बाहर बैठे होते हैं रोड्स पे, उनके लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। अव्वल तो ये कहा जाता है कि आप लोग वहाँ रुके ही ना, लेकिन ये भी बहुत टफ है कि किसी इंसान का घर कितने कोई 15-20 किलोमीटर दूर है जाना, तो वो डेली अगर सेंटर पे आ रहा है अपनी बच्ची को छोड़ने तो वो 4 चक्कर तो लगा नहीं सकता। तो फिर पेरेंट्स क्या करें, वो बाहर वहीं गर्मी में बेहाल नज़र आते हैं। उनके लिए इवन के पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और फिर बोर्ड हर जगह पे ना, बोर्ड ने
हर सेंटर के अंदर अपना भी अमला दिया हुआ है और जो स्कूल का अमला होता है वो भी मौजूद होता है, उनका भी इसमें किरदार होता है कि बच्चों का भी ख्याल रखना है, पानी का इंतज़ाम रखना है, गर्मी है, लाइट चली गई है तो आप फौरी बोर्ड को आगाह करें अगर कोई इस तरह की इमरजेंसी हो गई है। फिर टीचर्स की इस हवाले से कोई ट्रेनिंग तो नहीं करवाई गई है सुपरिटेंडेंट्स की, जो कि होनी चाहिए थी कि अगर बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है तो आपने फर्स्ट एड उसको किस तरह से प्रोवाइड करनी है। रेस्क्यू ज़ाहिर आप रेस्क्यू को कॉल करेंगे, वो आएगी तो फिर कुछ इस तरह से होगा। तो एक तो ये है कि रेस्क्यू और सारे जो इमरजेंसी नंबर्स हैं वो सुपरिटेंडेंट के पास हों, क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं होता कि पढ़े लिखे लोग हों, ये वो लोअर स्टाफ भी अक्सर वहाँ पे पेपर की निगरानी कर रहा होता है। तो उनके लिए ये है कि आपने रेस्क्यू को फौरी कॉल करनी है, किसी बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है तो बच्चों का ख्याल रखना बोर्ड की जिम्मेदारी है इस सिलसिले में। इसमें एक और भी चीज़ लाई जा सकती है जो कि मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा टाइम पेपर्स का थोड़ा आगे पीछे कर दें। ये जो गर्मियों के शदीद 3 महीने होते हैं इसको गुजार के ये इससे पहले कर दें। मार्च में अच्छा खासा मौसम होता है, अच्छा आप तब कर पेपर्स दें, थोड़ा सा बाद में कर मार्च दें। से ही चल रहे हैं। अब होता क्या है 4 पेपर्स होते हैं ना, जैसे मैट्रिक, 9th और फिर 12 और फिर फर्स्ट ईयर। तो ये कोशिश की गई थी जब कोविड आया था कि साल आगे चला गया था, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ था बीच में समर वेकेशन भी आनी होती हैं, फिर बच्चों के पास तैयारी का टाइम नहीं रहता। ये एक चीज़ है। तो इस तरह की तजावीज़ तो बहुत हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट होना थोड़ा टफ है, क्योंकि वो एक जो रूटीन सेटअप बना हुआ है तो उसमें फिर बच्चों के पास पढ़ने का टाइम कम होता है। हमने देखा उसमें बच्चों बड़ा के लंबा टाइम पीरियड नंबर्स चला जाता है। अब एक पेपर में 2-2 छुट्टियां आ जाती हैं, ये भी एक चीज़ ये है। चीज़ है। इसको भी तो जैसे अब फॉर एग्जांपल सीएसएस के एग्जाम्स हैं, एक दिन में आप 2 पेपर दे रहे हो, तो वो भी तो है ना, तो इसको मतलब ये छुट्टियां कम अच्छा, कर दें तो मेरे ख्याल में वसाइल की जल्दी मेरा कवर हो ख्याल है जाएगा। कमी है, वसाइल बहुत ज़्यादा कम है। बजट जो बोर्ड के पास होता है वो इतना इनफ नहीं होता कि सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जा सके। अभी आप देखो जैसे हमारे पास जो सरकारी स्कूल हैं मुल्तान में वो तो हज़ारों की तादाद में है ना, लेकिन सेंटर सिर्फ 220 बने हैं। उसकी मेन वजह क्या है कि उसके जो सेंटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हॉल आपके पास इतना बड़ा होना चाहिए, ये फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो वो सारे स्कूलों में नहीं है। अगर सेंटर की तादाद बढ़ जाए तो मेरे ख्याल से ये जो ड्यूरेशन होता है ना, बीच में छुट्टियां आ जाती हैं और लंबा वक्फा आ जाता है, तो ये भी रुक सकता है। ठीक हो गया। सैयदा मखदूमा आपकी तरफ आते हैं। एक अच्छी नज़म लिखने में, एक अच्छा शेर लिखने में क्या चीज़ें होनी चाहिए कि अगर वो होंगी तो आप शेर लिख सकते हैं, या किन चीज़ों को आप एहतियात करनी चाहिए? या एक तो ये है कि आपने कहाँ से सीखा था लिखना, या खुद ब खुद आपने लिखना? जाहिर है वो एक बैलेंस होता है एक शेर में कि आपने उसको बैलेंस करना है, और सारी चीज़ें तो जाहिर है सीखनी पड़ती हैं ना आपको। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने आप को शायरा नहीं कहती, लेकिन ये है कि जैसे मैंने आपको कहा कि आई एम स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो हम उसमें इतनी पोइट्री पढ़ चुके होते हैं कि हमारे पास आइडियाज़ खुद ब खुद आ जाते हैं जब हम लिखते हैं। तो आपने अपने ही आइडियाज़ पे, अपनी चीज़ों पे उसको आपने अगर पढ़ा है तो उसको लिख दिया। यस। अच्छा, किसी अच्छे शायर को चेक नहीं करवाया कि ये मैंने जो लिखा है क्या ये सही भी है, इसका बैलेंस भी है, इसको मैं छपवा भी सकती हूँ? बस इट्स ऑल अबाउट दैट सडन फ्लो ऑफ इमोशंस एंड आइडियाज़ एंड दैट्स ऑल। ओके, ठीक हो गया। ये भी चीज़ें हैं कि अगर आपके ज़हन में कुछ आ रहा है और आप लिख रहे हैं और वो सही लिख रहे हैं और वो अच्छा है, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? वेल सही और गलत के हवाले से मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमने अब तक जो सीखा है कि इट्स जस्ट अबाउट द इंटरप्रिटेशंस ऑफ आइडियाज़ एंड यू नो नैरेटिव्स। सही गलत कुछ नहीं होता। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। इसी के साथ रखते हैं ब्रेक, हम वापस आए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको, और सैयदा मखदूमा की तरफ आते हैं। आप तकरीरें लिखती हैं या सिर्फ बोलने को तरजीह देती हैं? आई डू बोथ, यस। हम जब स्पीच का कोई भी कंपटीशन हो तो हम ऑब्वियसली उसको लिखते हैं, अपने टीचर से वेरीफाई करवाते हैं, देन वी डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड ऑब्वियसली वी अपीयर इन द कॉन्टेस्ट। कितने कंपटीशन जीत चुकी हैं? मैं तकरीबन कोई 8-10 कॉम्पिटिशन्स हैं जो जीत चुकी यूनिवर्सिटी के बाद। कॉम्पिटिशन्स कौन से थे? वही डिबेट कॉम्पिटिशन्स की बात कर रही हैं? नहीं, आई हैव जस्ट अपीयर इन द डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट जो इंटर डिपार्टमेंटल लेवल पे हुए हैं और साउथ पंजाब लेवल पे हुए हैं और इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान पे हुए हैं।
ओके, ऑल पाकिस्तान से भी विन किया आपने। या लास्ट टाइम इस्लामाबाद में हुआ था, आई सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन देयर। इट वाज अबाउट इंटर कैंपसेस। हमारे नमल यूनिवर्सिटी के जितने कैंपसेस हैं उनका आपस में उर्दू शोबा ने तकरीरी मुकाबला कंडक्ट करवाया था। बतौर मुकर्रिरा कौन सा मौजू को सबसे ज्यादा पसंद करती हैं? पढ़ना हो चाहे लिखना हो, कौन सी आपको अच्छा लगता है? एक मुझे ऐसे मौज़ूआत पसंद है जो डायरेक्ट सिस्टम को ललकारते हैं। सिस्टम के अंदर जो वो चीज़ें जो हमारी वर्किंग क्लास, हमारी मिडिल क्लास के लिए जो चीज़ें बाइस से तकलीफ़ होती हैं, उनके ऊपर आवाज़ उठाना मुझे अच्छा लगता है। तो मैं बुनियादी तौर पर उन्हीं स्पीचेस को सिलेक्ट करती हूँ जिनसे दिल से आवाज़ निकल सकती है। Yes. फिर तो आपको बड़ी अच्छी पोस्ट पे होना चाहिए ताकि उन लोगों की आवाज़ भी सुने और उस पर काम करें जिनकी नहीं सुनी जाती है। और हम कहते हैं कि So we are doing it with our silent ways, with the power of pen, alhamdulillah. That's in the form of book, yes. अगर आप बुक के अंदर देखें तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिलोसफी और लिटरेचर। इसके अंदर बहुत से मुकामात पे ऐसे है कि एक जो कैरेक्टर कि एक फीमेल है जो पढ़ना चाहती है, उसके अंदर एक ये, तो उसके अंदर हमारी सोसाइटी के मर्दों के दो पहलू दिखाए हुए हैं। एक वो पहलू है जो पैट्रियार्कल माइंडसेट का, एक वो पहलू है जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के साथ चलता है। तो उसके अंदर वही चीज़ है कि what she do is that she work for herself, she educates herself and the girls around herself in the community. So this is how we are raising voice through the power of pen as well, not only the vocal powers. ओके, जबरदस्त। एक वक्त में इतना कुछ करना, लिखना, पढ़ना, शायरी करना, कैलीग्राफी करना, कितना मुश्किल कितना आसान है? क्योंकि एक बैलेंस भी तो रखना होता है ना, आप इतनी सारी चीज़ों को साथ लेके चलने, आपने टाइम भी देना है। मैं शायद इसका जवाब इस तरीके से दूँ कि मेरी किताब के अंदर कॉन्सेप्ट है जो एक कैरेक्टर अपने दादाबू के साथ हर वक्त कन्वर्सेशन करता है, तो उसके अंदर अक्ल व इश्क का एक कॉन्सेप्ट है। तो वहाँ पर ना इनका एक तजाद है कि अक्ल क्या चाहती है और इश्क क्या चाहता है। तो उसको मैं अगर मुख्तसरन बयान करूँ तो इश्क इज़ लाइक अ पैशन। तो व्हेन यू हैव अ पैशन यू कैन डू एनीथिंग। So I have a passion for my work. I'm dedicated what I do. That's all. So time की कोई constraint नहीं है उसके अंदर कि ये टाइम है उसके अंदर ये करना है। Sometimes ऐसे होता है मेरे एग्जाम्स हो रहे होते हैं, लेकिन एग्जाम से ज़्यादा मैं उन चीज़ों को प्रेफर कर रही हूँ जहाँ पर मेरा पैशन है। मे बी राइटिंग, मे बी declamations, मे बी पेंटिंग. So I go for that. I don't confine myself. So when you go beyond the boundaries or the restrictions that are within the society, so you can do. Just be fearless. Okay. Yeah. A teacher or teachers who you truly admire, appreciate? Yeah, there have been a lot of teachers. School life से लेकर अब तक हैं obviously, लेकिन अगर मैं अपनी particularly यूनिवर्सिटी लाइफ की बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं जिनका नाम लूँगी सर ज़फ़र अली शिराज़ी। सेमेस्टर 1 में उन्होंने हमें हिस्ट्री पढ़ाई थी एंड द वे ही टॉट कि इट वाज जस्ट ट्रूली मेस्मराइजिंग। एंड उसके बाद हमारे सेकंड सेमेस्टर में सर मोहम्मद तैयब ताहिर आई जिन्होंने हमें क्लासिकल लिटरेचर पढ़ाया और तब हमें पता चला कि लिटरेचर कैसे पढ़ा जाता है। फिर हमारे पास मैडम सुमैरा हाशमी आई जिन्होंने हमें पोइट्री से तारुफ कराया और पोइट्री का पैशन हमारे अंदर डेवलप किया। फिर वक्तन फ़वक्तन और अब हमारे HOD हमारे डॉक्टर अकबर साजिद हैं जिन्होंने हमें बताया कि लैंग्वेज क्या चीज़ है एंड लैंग्वेज एंड पावर का क्या कॉन्सेप्ट है। आई एम ट्रूली मेस्मराइज्ड बाय दैट, आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड बाय माय टीचर्स। वैसे तो आपको जो टीचर्स भी जितने टीचर्स भी आपको पढ़ाते हैं आपको सब भी कहीं ना कहीं अच्छे लग रहे होते हैं कि इनसे मुझे ये सीखने को मिला, इनसे मुझे ये सीखने को मिला। तो हर टीचर का अपनी डोमेन होती है, कोई एक सब्जेक्ट होता है जो उन्होंने पढ़ाना होता है और आप उसको पिक करते हैं कि अच्छा ये चीज़ है। लेकिन फिर भी जैसे बच्चों से सवाल करते हैं मम्मा अच्छी लगती है कि बाबा, तो कोई एक अच्छा टीचर जिसने ना सिर्फ किताब से पढ़ाया हो, ज़िंदगी का बड़ा अच्छा लेसन दिया हो, आपको बड़ी अच्छी चीज़ें बताई हो? या सर ज़फ़र अली शिराज़ी इज़ द वन, बिकॉज अगर जो वो हिस्टोरियन है बट ही टॉट अस पॉलिटिक्स इन अ वे, और उसके साथ साथ उन्होंने हमें लिटरेचर और लाइफ के साथ जो तारुफ दिया ना, आई मीन आई एम ट्रूली इंस्पायर्ड बाय हिम। अब तक हम हिस्ट्री को ये समझते आ रहे थे कि ये एक माजी का किस्सा है, लेकिन उन्होंने हमें ये सिखाया ये माजी नहीं है, ये आपका हाल है जिससे आप मुस्तकबिल बनाते हैं। Okay, how you see life and the lessons you learn from it? Life for me is very, it's an interesting part, and
after this journey of writing book, I feel like कि खुदा ने ज़िंदगी बना के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, और ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो चलती रहती है. लाइक अभी आज सुबह में मैम के साथ डिस्कशन करके आ रही थी, लाइक रॉबर्ट फ्रोस्ट, अगर उन्होंने लाइफ को सम ऑफ किया इज दैट लाइफ गोज ऑन. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है दुनिया में जो रुकी हुई है. सो लाइफ मूव्स ऑन, चेंज इज़ अ कॉन्स्टेंट थिंग. सो आई लव अबाउट लाइफ के इट मूव्स ऑन. द लेसन इट हैज़ टॉट मी कि भाई हमेशा बढ़ते रहे आगे दुनिया में. बिल्कुल, ये चीज़ हम खुद बड़ा एडमायर करते हैं कि ज़िंदगी ऐसे गुजरना है, वक्त गुजरता जाता है, आपने इसके साथ चलना है और बहुत कुछ सीखना है. वक्त ने आपके लिए नहीं ठहरना, आपने सीखना है चीज़ों को, फिर आगे बढ़ना है और वक्त की रफ्तार से आगे बढ़ना है. अगर आप उसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाते हैं. हाँ, बिल्कुल. और वही एक बात कि ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलनी है और सारी चीज़ें आपने उसी एक ज़िंदगी में करना है. इसके अंदर अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि लाइफ एंड लव ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है. दुनिया के अंदर हज़ारों करोड़ों इंसान हैं, अब उनसे मोहब्बत और ज़िंदगी के मुतालिक पूछेंगे ना तो सबकी डिफरेंट डेफिनेशन होगी, और यही लाइफ की ब्यूटी है. इट्स डाइवर्स एंड वी शुड एक्सेप्ट इट द वे इट इज़. ज़बरदस्त, ठीक हो गया. सुहिरा, ख़वातीन सनतकारों की अगर बात कर लें तो वो कई चैलेंजेस का सामना है, बहुत सारी मुश्किलात का सामना है. इन मसाइल को उजागर करना, फिर उनका हल तजवीज़ करना वक्त की ज़रूरत भी है. और इसी सिलसिले में वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ख़वातीन सनतकारों को किस तरह से सपोर्ट फराहम कर रहा है? विमेन चैम्बर को अनम मुल्तान में उसके बनाने की ज़रूरत ऐसे पेश आई थी कि एक हमारा मेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो मौजूद है, लेकिन वो फोकस करता है ओवरऑल जो बिजनेसमैन्स के इश्यूज़ होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स के इश्यूज़ होते हैं. जो ख़वातीन सनतकार हैं, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके इश्यूज़ को स्पेशली सॉल्व करने के लिए कोई इस तरह से इदारा मौजूद नहीं था. तो तकरीबन इसको 13 से 15 के दरमियान कुछ साल हो गए हैं, वो ईयर मेरे जहन में नहीं आ रहा. तो उसको इसलिए बनाया गया था कि स्पेशली जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको सामने लाया जाए, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो अपनी सलाहियतों का खुल के इजहार कर सकें. अब विमेन चैम्बर जो है वो मेन चैम्बर से बिल्कुल सेपरेट है, उनका अपना पूरा एक अलग ऑफिस है, अपनी एक अलग एटॉमिक बॉडी है उनकी, जिसमें उनकी प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं और उसके साथ उनकी फिर मेंबरान हैं. जब विमेन चैम्बर स्टार्ट हुआ था तो उसकी रजिस्ट्रेशन भी हुई थी और उसमें सिर्फ 10 मेंबरान ख़वातीन थी. लेकिन अब जैसे जैसे टाइम पास होता गया है, अब तकरीबन 460 के करीब ख़वातीन मुल्तान विमेन चैम्बर से रजिस्टर्ड हैं. ठीक है, और उसमें वो ख़वातीन हैं जो बहुत हायर लेवल पे बिज़नेस कर रही हैं और वो ख़वातीन भी हैं जो बिल्कुल अभी ग्राउंड लेवल पे हैं, अभी अपने घर से उन्होंने बिज़नेस का आगाज़ किया है, वो ख़वातीन भी रजिस्टर्ड हैं. और अक्सर जो ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी पूछती हैं. तो विमेन चैम्बर की रजिस्ट्रेशन इस तरह से आपको मिल सकती है कि अगर आपका कोई बिज़नेस है तो वो आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होना चाहिए गवर्नमेंट से, और FBR के आप टैक्स पेयर होने चाहिए, चाहे आपका बड़ा बिज़नेस है या छोटा बिज़नेस है. तो वो आपका NTN नंबर लाजमी रिक्वायर्ड होगा चैम्बर को, और उसके बाद उसकी एक सालाना फ़ीस होती है 5000 के करीब. वो रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि विमेन चैम्बर की आप रजिस्टर्ड मेंबर तब बनेगी जब आपका NTN नंबर होगा, आप टैक्स पेयर होंगी. आपकी जो बिजनेस है जो भी, चाहे वो ऑनलाइन है या वैसा है, वो आपका बिजनेस गवर्नमेंट के बाद क्या प्रोसीजर है? उसके बाद सिंपल है, आपने एक बस फॉर्म विमेन चैम्बर का फिल करना है, अपना वो NTN नंबर देना है, और उसकी फीस होती है, पहले 2000 होती थी और अब बढ़ के वो 5000 हो गई है. वो वन टाइम होती है और फिर उसके बाद साल में उसको रिन्यूअल करवाना है तो 1000-2000. उसमें भी जो बिल्कुल लोअर लेवल पे अभी काम कर रही हैं ख़वातीन, उनकी फीस भी चैम्बर अपने थ्रू खुद ही डोनेट कर लेता है, जनरेट कर लेता है कि मेंबर्स छोड़ के ना जाएं, वो मौजूद रहें. लेकिन मैंने एक जो ड्रॉबैक देखा है वो ये देखा है कि विमेन चैम्बर इन ख़वातीन के लिए बहुत बड़े लेवल पे और वो एग्जीबिशंस भी करवा रहे होते हैं और बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स भी करवा रहे होते हैं. अभी स्टेट बैंक से उन्होंने एक ट्रेनिंग करवाई, स्मीडा के थ्रू करवाई. उसमें क्या था कि आप नई बिजनेस स्किल्स सीख सकें, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, इस तरह की चीज़ें. लेकिन ख़वातीन
वो जो एक सेट पैटर्न है स्टीरियोटाइप के जी, बस घर बैठ के वो सिलाई कढ़ाई जो कर रही हैं और फिर मिडल मैन के ज़रिए उसकी सेल या परचेज हो रही है प्रोडक्ट की, ख़वातीन उस चीज़ से बाहर नहीं आना चाह रही हैं। उनके लिए एक जो आम घरों में ख़वातीन होती हैं उनके लिए बाहर निकलना बहुत ज़्यादा टफ होता है कि हम किस तरह से बाहर जाएंगे, कई ख़वातीन को परमिशन नहीं मिल रही होती है, ठीक है। तो इसीलिए वीमेन चैम्बर की जितनी मेंबरान हैं, जितनी भी उनकी वो एग्जेक्टिव बॉडी है, वो सारी फीमेल्स हैं। वो रखी इसीलिए गई हैं, उसमें किसी मेल का अमल दखल नहीं है कि ख़वातीन को जिनको घर से बाहर जाने में इशू है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ख़वातीन को बार बार कहा जाता है, और वो ट्रेनिंग्स में मैंने आपको बताया 460 ख़वातीन हैं, ट्रेनिंग पे आपको या कोई भी स्किल सिखाई जा रही है नई, तो आपको 10-12 से ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी। तो अवेयरनेस और नई चीज़ों को अडॉप्ट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया हुआ है। और मैं आपको थोड़ा सा उनके बिजनेसेस के हवाले से बताऊं तो ख़वातीन जो हैं वो हर तरह का बिजनेस कर रही हैं। जो एप्लिक वर्क होता है, मोती वर्क है, बुटीक वर्क है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। इसी के साथ हम जाएंगे ब्रेक पे, क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है बार बार, और ब्रेक लेना भी बड़ा ज़रूरी है, वरना भी सुहिरा की बात कंप्लीट नहीं हुई थी। लेकिन प्रोड्यूसर साहब ने कहा है कि ब्रेक लेनी है, तो हम वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। और पता नहीं 2-3 दिन से गला ही नहीं ठीक, और प्रोड्यूसर साहब कहते हैं पता नहीं क्या हो गया इसको। मैं अब जानबूझ के तो नहीं करती, मेरा गला वैसे ही ख़राब हो गया, तो पानी भी पी रही हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसके लिए सॉरी, माजरत। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। ज़िंदगी में हर इंसान बहुत कुछ सीखता है। आपने भी अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सीखी होंगी यकीनन से। इसी के साथ साथ आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप क्या प्लान किया हुआ है? कि मैंने, एक होता है ना कि इंसान सोचता है कि ये मेरी डेस्टिनेशन है, मैंने यहाँ पहुँचता है, और फिर ये मेरे रास्ते हैं, मैंने क्या गोल्स हैं आपके? अच्छा, जहाँ तक आपने डेस्टिनेशन का लफ्ज़ यूज़ किया, तो मेरी बुक का जो 3rd सेक्शन है डेस्टिनेशन का, मैंने वहाँ थोड़ा सा जिक्र किया, कॉन्सेप्ट बताया कि डेस्टिनेशन बुनियादी तौर पे होती क्या है। तो एक चीज़ होती है कि मंजिल अगर आप अपनी मुतय्यन कर लें तो वो चीज़ महदूद हो जाती है, और एक चीज़ है कि अगर आप उसको महदूद नहीं करते तो वो लामहदूद हो जाती है। एंड लामहदूद इज़ गॉड एंड नथिंग एल्स। तो अगर गॉड को अगर आप महदूद करेंगे तो वो ऑब्वियसली एक चीज़ है जो जिसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती। तो ऑब्वियसली हमारी सबकी डेस्टिनेशन, मेरी डेस्टिनेशन, दैट्स गॉड। And but what I'm doing right now is what I would like to continue in my future, and that's all. I would like to write, and I will write inshallah ta'ala. लिखने का पैशन है, लिखती हैं, बस यही चीज़ है, इन्हीं को ही आपने आगे लेके जाना है। I would just like to study more. I just want to educate myself. I will do it further as far as I can do, and इससे जितना मैं अपनी कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचा सकी तो मैं करूँगी ऐसे इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा आप कैलीग्राफी भी तो करती है ना, वो पैशन, वो चीज़ें कहाँ से आई, वो कहाँ से सीखा? वो तो ज़ाहिर है सीखने से आता है, या ऐसे खुद से भी इंसान कर सकता है? नहीं, मैं जब स्कूल लेवल पे होती थी तो मैं लिखा करती थी देख देख के। पहले तो कॉपी करती थी छापा रख के ऊपर, फिर इस तरीके से, यस, एंड देन फिर लिख लिख के फिर प्रैक्टिस हो गई। And then मतलब प्रॉपर किसी इंस्टीट्यूट से सीखा नहीं आपने? नहीं, पेंटिंग एंड कैलीग्राफी एंड राइटिंग, ये तीनों चीज़ें मेरी हॉबीज़ हैं। इवन स्पीकिंग, मैंने कभी किसी चीज़ के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली। अच्छा। तो ये मेरी चीज़ें, बात यह है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, और यही चीज़ जो है ना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अपनी यूथ से भी। टाइम इज़ एन एसेट। यस, तो उसी टाइम के अंदर लोगों ने अप्रिशिएट किया जब आपने कैलीग्राफी की, बताया कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, या उन्होंने कभी पेरेंट्स ने कहा हो कि अच्छा अगर आप शौक पे रखती हैं तो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लें ताकि प्रॉपर तरीके से इसको आगे लेके जाया जा सके? नहीं, अच्छा, इसके लिए एक ये चीज़ भी है कि हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं ना, उसके अंदर अभी जो नॉन एकेडमिक्स वर्क है ना, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है एकेडमिक्स की निस्बत। तो दे हैव फोकस्ड कि एम्फसाइज मी टू फोकस ऑन माई स्टडीज, एंड दैट्स ऑल। आई जस्ट यूज इट एज माय हॉबीज। ओके। सोहिरा, शहर वलिया मुल्तान में सूरज आग बरसा रहा है। ऐसे लगता है कि हम सूरज के आसपास रहते हैं, हमारा घर सूरज के आसपास है। वो मुल्तान में ज़्यादा सारी चीज़ें, ज़रा हीट वेव अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों को बहुत, जो लोग बाहर आते जाते हैं उनको तो लगता है कि जैसे किसी
तंदूर से गुजर के जाना होता है जब घर से लेकर ऑफिस तक का सफ़र है। वहीं पर बहुत सारी चीज़ें हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए गए हैं। 28 से स्कूल की छुट्टियां तो कर दी गई हैं ताकि बच्चे घरों में रहें। उसके बाद अगर बात कर लें परिंदों की, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है इतनी शदीद गर्मी में प्यास और उनको दाना पानी चाहिए होता है, तो लेकिन इंतज़ामिया ने पार्क्स में बर्ड्स कॉर्नर बना दिए गए हैं। उसका क्या मकसद है और कैसे काम कर रहा है ये बर्ड्स कॉर्नर? पहली बारी देखा है इस तरह से, बड़ी यूनिक सी चीज़ जो इंतज़ामिया को आखिरकार ख्याल आया है। वैसे तो आपने हमारे पार्क्स की सूरत हाल देख ली होगी कि क्या है। इवन के जो पुराने हमारे पार्क्स थे वो अब पार्क्स कहलाने के लायक ही नहीं रहे हैं। ग्रास नहीं है, क्या नाम दे उनको? सोचो। उनको हमें वीराने का नाम दे देना चाहिए। उजड़े हुए पार्क्स कह सकते हैं। सड़े हुए पार्क, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है। मतलब आप देखें कि पानी का इंतज़ाम नहीं है। पार्क होता है कि आपने जाकर फ्रेश फील होना होता है, लेकिन हम जैसे स्पेशली संडे वाले दिन इस तरह से रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं कि पार्क्स में लोग आ रहे हैं, तो आप यकीन करो कि संडे वाले दिन भी मॉर्निंग वॉक के लिए अगर आप देख लो या इवनिंग टाइम में, तो बहुत कम लोग नज़र आ रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो डिसअपॉइंट हो चुके हैं कि कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है वहाँ पे एंटरटेन करने के लिए। अब गर्मी की आपने बात की है, तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। 46-47 डिग्री जो है वो पहुँचा हुआ है इस वक्त टेम्परेचर। और बतौर इंसान हम सारे बहुत ख्याल करते हैं कि जो परिंदे और जानवर हैं उनके लिए घरों की छतों वगैरह पे पानी रखा होता है, कुछ खाने के लिए रखा होता है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस तरह से हमने कभी नहीं देखा था कि पार्क्स में या मुख्तलिफ मकामात पे पानी का इंतज़ाम हो। तो बर्ड्स कॉर्नर बनाए गए हैं जिसमें मुल्तान का 6 नंबर गोलबाग वाला पार्क है, आर्ट्स कौंसल पार्क है, किला कोहना कासिम बाग पार्क है, ठीक है। इस तरह से 3-4 पार्क्स जो हैं वहाँ पर बर्ड कॉर्नर बनाया गया और उस जगह को नाम दिया गया है बर्ड कॉर्नर का, कि यहाँ पे इंतज़ामिया जो 9 to 5 उस टाइम पार्क के मौजूद होते हैं, वो 2 से 3 बार उसमें पानी फिल करेंगे ताकि परिंदे पानी पी सकें। और शहरियों को भी यही अपील की गई है कि वो भी उसका ख्याल रखें, अगर वो बर्तन और वो जगह खाली देखें तो उसको रीफ़िल करें। अभी हम लोग 2 दिन पहले मेरा ख्याल है कहीं बाहर जा रहे थे, तो अलिशबा ने इसी तरह से पॉइंट आउट किया, जो हमारी साथी हैं, कोलीग हैं, कि यार पूरे शहर में ना अगर आप बाहर हैं दोपहर के टाइम, तो आपको पानी जाके सिर्फ आप बेकरी से ख़रीद सकते हैं, आपको वैसे पानी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी राहगीर गुजर रहा है उसके लिए हमने नहीं देखा गवर्नमेंट लेवल पर वाटर कूलर लगाओ, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो, उनका तो टाइमिंग है, सुबह के टाइम 2 घंटे या शाम के टाइम 2 घंटे, और उसमें भी पानी गर्म होता है, वो आपने घर जाके ठंडा करना है। तो अगर इतनी शदीद टेम्परेचर में आप हमारे लिए दरख्त नहीं लगा सकते, आप प्लांटेशन नहीं शहर में कर सकते, तो एटलीस्ट ठंडे पानी का तो इंतज़ाम करें। फिर क्या होता है कि जो लोग बाहर गुजर रहे होते हैं वो फिर डिफरेंट ड्रिंक्स की जानिब चले जाते हैं कि पानी क्या ख़रीदना है, हम शरबत ख़रीद के पी लेते हैं, ये चीज़ हो जाती है। तो पानी तो एक ऐसी चीज़ है ना, आप पानी घर से लेके या ऑफिस से लेके बाहर निकलें तो वो पीने के काबिल नहीं रहता आधे घंटे बाद ही, इतना ज़्यादा हीट की वजह से। और वैसे भी कहा जाता है कि आप अगर गाड़ी में हैं या कहीं भी हैं, तो अगर उस पानी पे सूरज की शुआएं पड़ रही हैं तो वो पानी आप मत पिएं। इस तरह की भी चीज़ें हैं, स्पेशली प्लास्टिक की बॉटल्स तो बिल्कुल भी उसमें नहीं पीना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ों में होना क्या चाहिए कि हमारे पास डिफरेंट जगहों पर जो ह्यूमंस भी के लिए भी ठंडे पानी का इंतजाम लाजमी हो, कि जो हीट वेव अलर्ट जारी हो रहे हैं, ठीक हो गया, उसको ठीक किया जा सके। ठीक हो गया। आखिर में आप क्या मैसेज देंगे? मैसेज देना चाहती हूँ कि दे शुड एजुकेट देयरसेल्फ, रीड एज मच एज दे कैन एंड सराउंड देमसेल्फ विद लाइक पीपल एंड द टीचर्स एंड डिस्कस। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। सो आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का, हमारे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। और आजकल बहुत ज़्यादा मसला जो लोग फेस करते हैं, लोग चाहते हैं कि वो बड़े स्लिम स्मार्ट हों, सेहतमंद हो, ओबीज लोगों को बड़ी परेशानी होती है। फिर वो अपने डाइट प्लान की तरफ जाते हैं, जिम की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि किसी तरह से अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। ऐसा क्यों होता है कि लोग इस तरफ जाते हैं, किन वजूहात की बिना पर, और फिर वापस
एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ आना कैसे पॉसिबल, आज हम इस पर बात करेंगे। हमें जिन मेहमानों ने ज्वाइन किया उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद है एक्स चेयरमैन फूड साइंस डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर सईद अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम बात करेंगे आज कि पाकिस्तान में जो मोटापा बढ़ने की वजूहात हैं वो क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम, आपका बहुत शुक्रिया इतने अहम मौजू पे बात करने के लिए। आपने इस एक मौका फराहम किया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में ये एक बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मोटापा बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। इसकी वजूहात में सबसे पहले तो हमारी न्यूट्रिशन है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और उसमें ख़ास तौर पे जो मैं जिस तरफ इशारा करना चाहूँगा वो ये है कि आजकल हमने होममेड फूड से जो फास्ट फूड की तरफ ये जो शिफ्ट है, और बड़ा रैपिड शिफ्ट है, और ख़ास तौर पे जिसमें बच्चों को और नौजवानों को टारगेट किया जाता है कि वो घर के खानों की बजाय या अपना ये जो फास्ट फूड्स खाएं, जंक फूड खाएं। ये एक वन ऑफ द सिग्निफिकेंट रीजंस हैं जो मोटापे की तरफ लेके जा रही है बहुत सारे लोगों को। दूसरी इसमें वजह ये है कि हमने जब से ये मोबाइल आया है और हमारा जब से स्क्रीन टाइम जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता ही जा रहा है, और बढ़ता है उससे आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है, और आपका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरह का हो गया है कि आप डेस्क जॉब करते हैं या बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है, आपकी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती और आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होती। इसके अलावा और बहुत सारे अवामिल हैं जो मोटापे की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कि हमने मोटापे के बारे में सोसाइटल लेवल पे कोई अवेयरनेस कैंपेन कभी चलाई ही नहीं है। लोगों को बताया ही नहीं है कि इसके आपकी ज़िंदगी में कितने बुरे असरात हैं और ये कौन कौन सी बीमारियों की तरफ मोटापा आपको लेके जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो इतने हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जब भी उनके पास कोई पेशेंट आता है वो बाकी ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको ज़रूर ये अवेयरनेस दें कि आप मोटापे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो इसमें बहुत सारी और भी जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं और बहुत से हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं लोगों में, जिसकी वजह से मोटापा है। तो ओवरऑल अगर हम इसको सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो लाइफस्टाइल है, जिसमें आपकी अच्छी न्यूट्रिशन और अच्छी फिजिकल एक्टिविटी और आपका जो है स्क्रीन टाइम कम होना, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि आप मोटापे से बचे रहें। अगर आप इनके बारे में केयर नहीं करते तो आप यकीनन जो है वो मोटापे का शिकार होंगे। ठीक हो गया। बहुत से लोग ये भी तो कहते हैं ना कि मोटापा सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से ही होता है। अब अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर ऐसे लोग भी हम देखते हैं। ज्यादा खाना ये एक वजह हो सकती है, लेकिन ये इसको आप मुकम्मल तौर पे इसके रीजन नहीं कह सकते। मतलब आप बहुत कम खाना शुरू करते हैं तो आप बिल्कुल, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना हो, जो इसके बारे में जेनेटिक फैक्टर्स हैं मोटापे के हवाले से वो भी कंट्रोल नहीं होते, तो बहुत सारी मल्टीपल रीजन। हाँ, ज़्यादा खाने का एक रोल ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ वजह नहीं है कि आप मोटे हों। ठीक हो गया कि सिर्फ एक वजह नहीं है कि आप मोटे हो। ये एक वजह। आप जब जेनेटिक भी चीज़ें, जीनियाती अवामिल भी हैं जिनको आप शामिल करते हैं कि इस वजह से भी आप मोटे। अगर आप पेरेंट्स में से कोई एक मोटा है तो आप हमेशा अक्सर ज़्यादातर लोगों में देखते हैं कि उनके बच्चे भी मोटे। देखिए, ये ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप चाइल्डहुड ओबेसिटी की बात करें या मोटापे की बात करें, बच्चों में, ख़वातीन में मोटापे की और रीज़न हो सकती हैं, बच्चों में, अडल्ट्स में, एल्डरली में, तो ये वेरी करते हैं कंडीशन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, ख़वातीन में जो मोटापे की वजूहात हैं उसमें उनका बहुत सारी जगहों पे प्रेगनेंसी में उनका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो मोटापे की तरफ। फिर इसमें जेनेटिक फैक्टर्स हैं, कुछ जीन्स हैं हमारी बॉडी में जो हमारे हंगर को कंट्रोल करते हैं। 100 जीन्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जो कि लिंक हैं हमारे इस मोटापे से किसी ना किसी हवाले से। तो उनमें भी वक्त के साथ साथ उन जीन्स में जो कंट्रोल करते हैं इसको, उनमें तब्दीली आती है, म्यूटेशन कहते हैं, जिसकी वजह से ये भी है। इसके अलावा आप ये देखें कि मतलब सम टाइम हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, उसकी वजह से भी हम कुछ ड्रग्स ऐसी लेते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट करती हैं, मोटापे की तरफ लेके जाती हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीजंस ये भी हो सकती है।
मोटापा किसी भी एज में हो सकता है या इसके लिए कोई खास एक उम्र होती है कि तब से आपको मोटापा होना शुरू होता है? हम तो बच्चों को भी इससे बहुत मोटा ये देखते हैं। बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी इसको कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। और अब बच्चों में जब ये बचपन में ही होती है तो उसमें जब ये बच्चे एडल्ट होते हैं तो अगर 100 बच्चा है फॉर एग्जांपल कि जो बचपन में मोटे हैं बच्चे, वो उनमें से 70% बच्चे जो हैं वो अडल्टहुड में भी जब बड़े होते हैं उस वक्त भी ये मोटे ही रहते हैं। और ये जो बच्चे मोटे होते हैं ये यकीन कीजिए कि ये अगली उम्र में जाके ज़्यादा प्रॉन होते हैं या ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, वल्नरेबल होते हैं टूवर्ड्स वेरियस डिजीज़, जिसमें ख़ास तौर पे टाइप 2 डायबिटीज़ है, जिसमें लिवर के इश्यूज़ हैं, जिसमें सम टाइम कैंसर्स के भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये मोटापा जो है बच्चों में ख़ास तौर पे इसको फोकस करना चाहिए कि बच्चों को मोटापे का, हाँ जेनेटिक रीजंस हैं वो एक अलहदा बात है, लेकिन इसको बच्चों की फूड हैबिट्स को देखना चाहिए, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी को देखना चाहिए। ऐसे आगे चले जाते हैं कि और एक मतलब अडल्टहुड में भी आप जो है बालिग लोगों में भी मोटापा होता है। हाँ अलबत्ता एल्डरली लोगों में जो है वक्त के साथ साथ उनकी बॉडी का मैकेनिज्म और इस तरह का हो जाता है कि जिसमें मोटापे के चांसेस कम होते हैं। तो इसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल खास तौर पे देखें ना, एक हमारे टर्म होती है कि BMR कि मतलब रेस्ट के दरमियान मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हैं, आपकी बॉडी का BMR फास्ट है, मेरी बॉडी का BMR स्लो है। ये वो होते हैं कि आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी है आपकी रेस्ट में कैलोरीज को बर्न करने की, वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। किसी का BMR स्लो होता है, किसी का BMR फास्ट होता है या तेज़ होता है, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है, खास तौर पे अडल्टहुड में ज़्यादा चांसेस होते हैं और बचपन में ज़्यादा चांसेस होते हैं मोटे होने के। मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है आपका वो आपकी कैलोरीज को बर्न करने का काम करता है? जी हाँ बिल्कुल ऐसे। ओके, तो जिसका फास्ट होगा जाहिर है उसकी कैलोरीज जल्दी बर्न हो जाएंगी तो वो उस तरफ मोटापे की तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल है। इसी के साथ हम ये भी सुनते हैं कि जंक फूड जो लोग आप खाते हैं तो वो आपका बहुत ज्यादा इसमें एक फैक्टर है। फूड देखिए ना, जंक फूड में आप क्या करते हैं, आप एक ऐसी फूड खा रहे हैं जिसमें शुगरी आपके बेवरेजेस हैं, जूसेस हैं फॉर एग्जांपल, हमें या बेवरेजेस हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है कि इसके अंदर किस हद तक उन्होंने शुगर डाली हुई है और वो 1 ग्राम शुगर में कितनी कैलोरीज हैं और इसके अंदर कितने ग्राम्स हैं। और एक अगर आप बॉटल लें कोई भी या एक जूस का पैक लें तो उसमें कितनी कैलोरीज हमें मिलती हैं, उस बात को हम छोड़ देते हैं कि उसके अंदर केमिकल्स भी हैं, उसके अंदर एडिटिव भी हैं। हम सिर्फ इसकी बात करते हैं कि उसके अंदर जितनी शुगर है उसको बर्न करने के लिए आपको एक जूस का पैक पी के मेरे ख्याल 5 मील दौड़ना पड़ेगा कि आप उतनी कैलोरीज को बर्न कर लें जितनी एक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो फूड आप बाहर से लेते हैं वो उसमें फाइबर कम होता है, फिर उसमें इस तरह की फैट होती है जिसको हम अपनी जुबान में ट्रांस फैट कहते हैं। ये ट्रांस फैट जो है ये मोटापे की तरफ, ये अच्छी फैट नहीं होती, ये मोटापे की तरफ लेके जाती है। फिर ये फूड जो होती हैं ये इसके अंदर जो है इसमें एक कंफर्ट का या अफोर्डेबिलिटी का या कन्वीनियंस का फैक्टर होता है। रेडीली अवेलेबल होती हैं, आप जाते हैं आप लेके, होममेड फूड की निस्बत आप कंफर्ट फील करते हैं इसको। तो आजकल तो आप ये देखें कि जिस तरह इसकी सप्लाई का एक सिलसिला है, हम देखते हैं हॉस्टल्स में या इस तरह की जगहों पे तो राइडर्स आते हैं, आप कॉल करते हैं, तो ये एक इसकी कन्वीनियंस है, ये भी वन ऑफ द रीजंस है कि आप इस जंक फूड की तरफ माइल होते हैं। और फिर इसमें अट्रैक्शंस भी बहुत हैं, आप देखें ना कि बच्चों में भी और खास तौर पे यूथ में बड़ी। ठीक है, एक कॉलर है, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है जी सर, ठीक हो गया। हम बात कर रहे थे इसी हवाले से कि बच्चों में भी अच्छा, तो फिर क्या किया जाए, बच्चों को फास्ट फूड ना दिया जाए? क्योंकि आजकल के बच्चे तो बिल्कुल आपको पता है कि वो नेचुरल फूड है, घर का खाना पे तो कभी नहीं रुकते। आपको एक सिस्टम डिवाइस डेवलप करना पड़ता है, आपको अपने घर का माहौल बनाना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके बड़े ही अगर जंक फूड की तरफ माइल हैं तो बच्चों को इनकरेजमेंट मिलती है, टेम्पटेशन मिलती है, बच्चे जो हैं वो इस फूड को पसंद करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप घर के अंदर ही फूड के अंदर इतनी अट्रैक्शंस पैदा कर लें,
आप उनमें वैरायटी ऑफ फूड दें बच्चों को, तो नेचुरली मैं समझता हूँ। फिर इसमें एक तरबियत का भी पहलू है। बच्चों में, बच्चे का मतलब ये है कि बच्चा स्कूल गोइंग है, बच्चे के अंदर ये अवेयरनेस जनरेट की जाए कि ये फूड हेल्दी फूड नहीं है, लिहाजा इसको अवॉइड किया जाए। बच्चे एक एज से में खुद से अमूमन जो जितने भी आपके रेस्टोरेंट की चेन्स हैं कम जाते हैं, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा जाते हैं, और ये यहीं से आगाज़ होता है। तो जब आप हैबिट बना लें इसको, वंस ए वाइल तो समझ आती है कि चलें आपने अपनी रूटीन में इसको 2 महीने में एक दफ़ा या 1 महीने में एक, जब आप इसको अपनी रेगुलर फूड या रेगुलर हैबिट बना लेते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप बच्चों में ये अवेयरनेस जनरेट करें, किसी ना किसी स्कूल लेवल पे, घर के लेवल पे, और दोस्तों के सर्कल्स में, या टीवी पे, या आप और जितने भी हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं उनके, कि ये फूड्स जो हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए बेहतर नहीं है। चलिए, हम ये नहीं कहते कि इसे 100% आउटकम जो आएगा, कुछ ना कुछ अवेयरनेस ज़रूर जनरेट होगी और इसकी कंजम्पशन कुछ कम होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये लोग, हमने अपनी जो डाइट प्लान देते हैं, हम उसमें ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप खाएं सब कुछ, बट पोर्शंस में खाएं, तो आप इतना मोटापे की तरफ नहीं जाएंगे। बट आप एक ही दफ़ा बहुत सारा खा लेते हैं तो वो आपको मोटापे की तरफ लेके जा सकता है। क्या ऐसा है? देखें, जिस डाइट प्लान की आप बात कर रहे हैं ना, डाइट प्लान कुछ स्टैंडर्ड डाइट प्लान है जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। आप हेल्दी हैं, आपको कोई ऐसी हेल्थ कंडीशंस नहीं है जिसकी वजह से आपको कोई स्पेशलाइज्ड डाइट चाहिए, तो उसमें ये बैलेंस डाइट का तस्वुर है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपने कितने कैलोरीज आपको चाहिए और आपने कितनी वैरायटी ऑफ फूड से वो जो कैलोरीज हैं पूरी करनी है। कुछ होते हैं पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान। डाइट प्लान है क्या? बेसिकली ये एक गाइडलाइन है, एक स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइन है कि आपने कितनी, कौन सी खुराक आप पूरे दिन में खानी है, और ताकि आपकी कैलोरिक नीड्स भी हों, आपकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड भी पूरी हों, और आपकी एनर्जी की नीड भी पूरी हों। आपकी जो, अगर आप ग्रोइंग स्टेज में हैं तो आपकी जो है वो बॉडी का जो बिल्डअप होना है बॉडी ने, वो भी पूरा हो, यानी उसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, फैट्स भी हों, मिनरल्स भी हों, वाइटामिन भी हों, उसमें फंक्शनल कंपाउंड्स भी हों जिनका थेराप्यूटिक रोल है। तो ये सारा एक पूरा प्लान बनाया जाता है कि अच्छा, इसमें सबसे अहम चीज़ है कि आपकी ज़रूरियात के मतलब पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान होता है। खुदा न खास्ता किसी शख्स को कोई डायबिटीज़ है, किसी शख्स को कोई लिवर का इशू है, किसी को, ठीक है, हम सर इस पे बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से। शबाना लाहौर से बात कर रही हैं। जी शबाना, क्या कहेंगे? ये पूछना था कि अगर सुबह हम ब्रेकफास्ट नहीं करते तो क्या हमारा वेट लूज होता है या वेट बढ़ता है हमारा? ठीक हो गया शबाना, इसका जवाब बात ठीक है, हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। और इसी के साथ साथ कॉलर ने कॉल की थी सर कि नाश्ता करना और ना करने का मोटापा किस तरह इफेक्ट, मतलब मोटापा होता है या नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए इसकी अहमियत है। नाश्ता हम जब स्किप करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारी हेल्थ पे बड़े ड्रास्टिक होते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको जब आपने 12 घंटे या 10 घंटे की सोने के बाद आपकी बॉडी को री एनर्जाइज करना है, आपने उसको एनर्जी की ज़रूरत है। जब आप उसको नाश्ता स्किप करते हैं तो आपकी बॉडी में जब एनर्जी नहीं होती तो आपकी, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं तो आपकी कंसंट्रेशन पुअर है, अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप प्रॉपरली चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे। एक तो इसकी वन ऑफ द रीजन है। दूसरा ये है कि अगर आपने नाश्ता नहीं किया तो आपका मूड और आपकी जो कॉग्निशन के फंक्शंस हैं वो बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं, आपकी जहानत का लेवल और आपका। तीसरी बात ये है कि नाश्ता ना करने की वजह से
का जो बॉडी के अंदर शुगर के लेवल्स रेगुलेट होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी आपके और हमारी बॉडी जब शुगर हम लेते हैं या कोई कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च लेते हैं तो उसके अंदर जो है ना इंसुलिन उसको रिस्पॉन्ड करती है। तो जब आप नाश्ता नहीं करते तो इसके स्पाइक्स जो हैं इंसुलिन के वो उसमें इंक्रीज हो जाते हैं, लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम हेल्थ के प्रॉब्लम। इसके अलावा नाश्ता ना करने से आपके जो हैं जो हेल्थ के हवाले से डायबिटीज़ 2 के चांसेस उसके मतलब ऑनसेट के होते हैं। इसके अलावा आप नाश्ता जो है वो आपको पूरे दिन के लिए तैयार करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नाश्ता का इस वजह से नहीं कर रहे कि मैं इसको डाइट मतलब मैं आज नहीं खाऊंगी तो मेरी कैलोरी कम होंगी और मैं स्मार्ट हो जाऊंगा या स्मार्ट हो जाऊंगी। इसमें ये होता है कि जब नाश्ता नहीं आपको तो लेटर स्टेजेस में आपको ज़्यादा भूख लगती है और आप ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से आप ओबेसिटी, नाश्ता ना करना ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। और इसके अलावा ये मैं ये समझता हूँ कि नाश्ता आपके ऐसा एक सुबह का मील है जिसको हम मतलब अगर आम लैंग्वेज में कहें तो नाश्ता बादशाह मील है। और जो दोपहर का खाना है वो नाश्ता बादशाहों जैसा होना चाहिए, और जो आपका दोपहर का खाना है वो वजीरों जैसा होना चाहिए, और रात का खाना आपका फकीरों जैसा होना चाहिए। क्योंकि जब आपने रात को बॉडी को ज़रूरत इतनी एनर्जी की और चीज़ों की नहीं होती, आपने सो जाना है। सुबह आपने एक नए सफ़र का आगाज़ करना है, सारा दिन की आपकी एक्टिविटीज़ हैं, लिहाजा नाश्ते को किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना चाहिए। बच्चों में ख़ास तौर पे जब स्कूल जाते हैं तो उनको मेक श्योर कि वो अपना जो है नाश्ता ज़रूर, अगर वो फॉर सम रीज़न टाइम की कमी है तो आप उनको दे दें, वो जाके ब्रेक में या उससे पहले खा लें, ताकि उनकी बॉडी जो है वो क्लास में परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो पुअर होगी, उनकी कॉग्निशन पुअर होगी और वो फोकस नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली उनके ग्रेड्स कम आएंगे तो वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे, प्रोडक्टिव नहीं होंगे। तो नाश्ता जो है इसको किसी भी सूरत में स्किप नहीं करना चाहिए, तमाम मील्स में सबसे अहम मील है। ओबीज मोटापा ज्यादा मर्दों में पाया जाता है या खवातीन में, रेशो क्या है? जनरली जो देखें एक रिपोर्ट है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के मैं स्टैटिस्टिक की जब बात करता हूं तो उसमें तकरीबन 13 से 14% खवातीन जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं। कंपेरेबली हम ये देखते हैं कि तकरीबन 7.5 से 8% मर्द जो हैं वो मोटापे का शिकार हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स ये बताती है कि ख़वातीन में मल्टीपल रीज़न्स हैं, और उसमें सबसे अहम बात जो है कि वो लैक ऑफ एक्टिविटी है, फिज़िकल एक्टिविटी है। इसके अलावा ख़वातीन में मोटापे की और बहुत सारी मेटाबॉलिक रीज़न भी हो सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं। बहरहाल अगर हम इसको ओवरऑल इसके स्टैटिस्टिक्स और डाटा को देखें तो ख़वातीन में मोटापा ज़्यादा है कंपेयरिंग विद। ठीक है, कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहां से बात कर रहा है? सबसे पहले तो आप अपने टीवी की आवाज बंद करें। ओके, ठीक हो गया सर। अब हम अगर बात कर लें, अब हमने मर्द और ख़वातीन की बात की कि ज़्यादा मोटापा किस में होता है। दोनों की ऑब्वियसली चीज़ें मुख्तलिफ है। अगर डाइट प्लान की बात कर लें तो दोनों का डाइट प्लान मुख्तलिफ होगा या दोनों सेम डाइट प्लान पे भी चल सकता है? नहीं, मैंने देखिए डाइट प्लान जो है वो बिल्कुल जो कह लें कि पर्सनलाइज्ड होता है। आपका डाइट प्लान आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपके लाइफस्टाइल, आपकी ज़रूरत। एक किसान है, वो खेत में काम करता है, बहुत हार्ड वर्क, उसका
बड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल है। जबकि एक शख्स है वो अपने ऑफिस में बैठा रहता है सुबह से वो 200 कदम भी नहीं चलता, वो 10,000 कदम चलता है एक आदमी। उनके डाइट प्लान में बहुत फर्क। फिर इसके अलावा एज के हवाले से डाइट प्लान है। फिर आपका है कि कोई जिम कर रहा है, कोई जो बूढ़ा है, एल्डरली पीपल हैं, बच्चों, तो डाइट प्लान जो है वो पर्सनलाइज्ड होते हैं और मुकम्मल तौर पे आपको। सर इसमें बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शाइजा लाहौर से बात कर रही हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये पूछना चाहती थी, मेरा ना मोटापा बहुत ज्यादा है। आपका वेट कितना है? मोटापा बहुत ज्यादा है। आपका वेट कितना है? तो मैं ये पूछ रही थी कि अगर हम जी मेरा तकरीबन 200 kg। हाँ जी। तो अच्छा, ये पूछ रहा था आपकी मैं कि एज अगर क्या है? मैं 30 साल। 30 30 years। साल। ठीक है। और मैं पूछ रहा था कि अगर जैसे कि खाने में मैं रोटी ना लूं, ब्रेड वगैरह ले लूं, तो इसका कोई हर्ज तो नहीं है? ठीक है, डाइट प्लान अपना पूछ रहे हैं कि उनका वेट 200 है और 30 एज इट्स अ है। वेरी सीरियस सिचुएशन व्हाट आई सी। मैं ये समझता हूँ कि शायद इनको फौरी तौर पे किसी मेडिकल प्रोफेशनल से या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। 30 इयर्स की एज में इतना वेट होना आगे चल के ये बहुत प्रॉब्लम पैदा है। ये घुटनों की बीमारियां हो सकती हैं, सीवीडी हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, और इसमें सबसे जो ज़्यादा ये वल्नरेबल होते हैं ये टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ होते हैं। अच्छा, इनको ये आइडेंटिफाई करवाना होगा कि ये इनका फूड की वजह से है, न्यूट्रिशन की वजह से है, या इनके कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो क्योंकि जेनेटिक्स बड़ा कंट्रीब्यूट करती है ओबेसिटी की तरफ। तो ये इनका पूरे का पूरा जो है इनको फौरी तौर पे कंसल्टेशन के लिए जाना चाहिए और इनको अपना पूरा एक स्कैन कराना चाहिए, पूरा अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए अपने, और उसके बाद ये एक ट्रीटमेंट की तरफ आए। उसमें सम टाइम ऐसे होता है कि लोग बहुत एग्रेसिव और बड़ी विग्रस एक्सरसाइज की तरफ चले जाते हैं और एकदम से खाना छोड़ देते हैं और वो कहते हैं जी कि हमने 50 पाउंड 100 पाउंड 80 पाउंड जो है वो 3 महीने में कम गए। वजन को कम करने का एक ख़ास टाइम है और एक ख़ास तरीका है ताकि आपकी बॉडी जो है वो उसके बाकी को जो प्रोसेसेस हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट ना हो। तो इनकी सिचुएशन में 200 kg इज़ बहुत ज़्यादा वज़न है और इसको सिर्फ हम बात से नहीं कर सकते, इनको पूरे का पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। कितनी वॉक चाहिए, खास तरीका क्या है जो आपने कहा है? वो खास टाइम और खास तरीका क्या है इस चीज का? इसको वेट को कम करने का देखें, इसमें ना ये मल्टी फैक्टोरियल है, ये इसमें एक तरीका टाइम नहीं है। मैं इसको वजन कम करना जो है ये इसमें आपका न्यूट्रिशन का एक खास हद तक रोल है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी का कितना रोल है, फिर आपका ये देखें मोटापा फॉर एग्जांपल स्ट्रेस में है आप मोटे हो जाएंगे, आप स्ट्रेस को भी आपकी नींद पूरी नहीं हुई आप मोटे हो जाएंगे, आपका पानी पूरा नहीं आपने पिया आप मोटे हो जाएंगे। तो ये इसका न्यूट्रिशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये एक साइकोलॉजिकल एज वेल एज आपका फिजिकल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन से आपने ये मोटापे को सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है, जो मेरा मैसेज है कि मोटा होने से अपने आप को बचाया जाए। जितनी एफर्ट्स आपने मोटा होके वापस आने में करनी है उससे 10 टाइम्स कम एफर्ट आपको लगती है कि आप मोटे ना हो। जब आप मोटे हो हमारे जिसमें एडिपोज टिश्यूज बनते हैं जिनके अंदर फैट एक्यूमुलेट होती है और ये जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर से ये भी जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि 100 से ज्यादा ऐसे जीन हैं वो किसी ना किसी तरह ओबेसिटी से लिंक होते हैं। 2 तरह की होती है ओबेसिटी, एक होती है मोनोजेनिक जिसमें एक जीन होता है, एक होती है पॉलीजेनिक। ठीक है सर, इस पे बात करते हैं, लेकिन एक कॉलर है, कॉलर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं आपसे रशीद खानपुर से बात। जी रशीद, क्या कहेंगे? मैंने कहा ये बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाना है
सॉरी रशीद, दोबारा बोलिएगा, आप क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा ये आपने भेजा है ना पोस्ट पे, जी बोलिए। तो बच्चे को आपने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाएं, छुट्टी करती है, आप पढ़ाते हैं या? ठीक हो गया। इसी के साथ वक्त होता है ब्रेक का, हम वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से आपके साथ हम मौजूद हैं और अब हम बात कर लेते हैं कुछ डाइट प्लान के हवाले से कि डाइट प्लान क्या होना चाहिए आपका। मुख्तलिफ लोगों का डाइट प्लान मुख्तलिफ होता है। इससे बेहतर होगा कि आप ऑब्वियसली अपने किसी कंसल्टेंट से इसको कंसल्ट करें, बट फिर भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डाइट प्लान आपका क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको खानी है सर और किस वक्त में खानी है, वो प्रॉपर एक डाइट प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है ना, एक न्यूट्रिशन में एक नई टर्म आई है, उसको हम क्रोनो न्यूट्रिशन कहते हैं। पहले ये तस्वुर था कि कब कितना खाया जाए और क्या खाया जाए। अब ये तस्वुर आ रहा है कि अब किस वक्त खाया जाए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको वक्त कहता हूँ। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग रात को लेट खाना खाते हैं। अब उसमें आप ये देखिए कि हमारी बॉडी के अंदर इसको सर्केडियन रिदम कहते हैं, या आप इसको कहते हैं कि हमारी बॉडी ट्यून्ड अप हुई है, या हमारी बॉडी जो है उसमें प्रोग्रामिंग हुई है कि आपने सोना कितने बजे है, खाना कितने बजे है। आपने वो जब आप उससे कंपैटिबल नहीं होते, सिंक्रोनाइज नहीं होते, तो बॉडी डिस्टर्ब होती है। अब रात सोने के लिए है, दिन काम करने के लिए। आप रात को सोए रहेंगे, काम करेंगे, ये अब नॉर्मल सिचुएशन है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन जब आपका है कि हमें कितना और कब खाना चाहिए, ये पहले भी मैंने आपसे कहा है कि सबसे अहम चीज़ ये है कि आदमी सूरज की रोशनी के अंदर अंदर ही खाना चाहिए, और जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म हो, मगरिब के बाद कोशिश करें आप ना खाएं। अच्छा, क्योंकि उसकी वजह है कि जो लेट नाइट मील्स हैं वो इतना प्रॉब्लमेटिक हैं। इंसान जब खाता है तो उसके बाद जो है वो हैवी मील्स जनरली होते हैं, एनर्जी डेंस होते हैं, उसके बाद एक्टिविटी नहीं होती, जिसकी वजह से इनडाइजेशन होती है, डिस्कम्फर्ट होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक्टिविटी रात के खानों के बाद नहीं होती तो आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स बहुत डिलेड होता है, और आपका खाना जो है आपके स्टमक में 2-2.5 घंटे रहता है, और वो आप फिर जनरली लेट भी जाते हैं। जब आप हॉरिजॉन्टल होते हैं तो आप एसिड के रिफ्लैक्स होते हैं, इनडाइजेशन होती है, प्रॉब्लम होती है, और सारी रात आप प्रॉब्लम में मुब्तला रहते हैं। जबकि आप वर्टिकल फॉर्म में जब होते हैं, आप अपराइट बैठे होते हैं, तो आपकी फूड की मूवमेंट ठीक होती है और आप डिस्कम्फर्ट का शिकार नहीं होते। इसके अलावा रात को ज़्यादा खाने से अमूमन पोर्शन साइज ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्पाइसी होते हैं, तो बॉडी उसको ज़्यादा रिएक्ट करती है और अल्टीमेटली आपकी एक्टिविटी भी कोई नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि रात को खाना, पूरी दुनिया में ये नॉर्म्स हैं कि मगरिब से पहले जो है या 6-7 साढ़े 7 बजे तक आप खाना खा लें, और उसके बाद अपनी बॉडी को 2 घंटे रेस्ट दें ताकि पूरी तरह, और फिर आप यू गो टू योर बेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। और क्या खाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है कि आप जनरल स्टैंडर्ड जो एक नॉर्मल आदमी है उसको 2500 से लेके 3000 कैलोरीज की ज़रूरत है, और वो उसने ये कैलोरीज किसी एक फूड से पूरी नहीं करनी, उसने एक वैरायटी ऑफ फूड से लेनी है। उसने 5 ग्रुप्स हैं उसमें उसने डेयरी से भी लेना है, यानी दूध, दही, मक्खन, लस्सी, ये चीज़ें। उसके बाद उसने सीरियल से भी लेना है, ग्रेन से, गंदुम, चावल, ये वो सारा। थोड़ी बहुत फैट लेनी है, मक्खन लेना है, ऑयल लेना है, पनीर लेना है, जो भी लेना है। उसके बाद सबसे अहम बात यह है कि उसने ऐसी फूड्स लेनी है जो प्रोटीन में रिच हैं, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है। और इसके अलावा सबसे जो इसमें फंडामेंटल चीज़ है, जिस पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है, कि हमारे यहाँ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियों और फलों की कंजम्पशन जो है वो बहुत कम है लोगों में। उसकी वजह शायद एक इकोनॉमिक फैक्टर भी है कि फ्रूट्स जनरली
महंगे होते हैं और वो होते हैं, लेकिन इनकी जो सिग्निफिकेंस है ह्यूमन हेल्थ के अंदर वो अनप्रेसिडेंटेड है, उसका कोई नहीं है, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। फ्रूट्स के अंदर फाइबर होता है, इसमें वो कंपाउंड्स होते हैं जो आपको बीमारियों से बचाते हैं बेसिकली, और पर्टिकुलरली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैरेट्स हैं, टमाटोज हैं आपके, इसके अलावा आप सब बेरीज हैं सब। अच्छा, इसमें भी अगर डिपेंड ये करता है कि आपने जो चॉइस ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है वो भी अपनी ज़रूरत के, बहुत ऐसे फ्रूट्स हैं बहुत मीठे हैं, जैसे तरबूज है, आम है, अंगूर है, अंजीर है, ये बहुत हैं। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा अमरूद है या इस तरह के, वो एनर्जी उसमें कम होती है और वो आपको एक बल्क भी पर फुलनेस का एहसास पैदा करते हैं आपके अंदर आपके। तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और सब्जियां जो हैं इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना ज़्यादा अपनी खुराक को मतलब डाइवर्स करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा, अल्लाह पाक ने इस तरह खुराक में रखा हुआ है कि कोई चीज़ किसी एक जगह पे रखती है, विटामिन्स किसी में है, मिनरल्स किसी में है, कार्ब्स किसी में है, प्रोटीन्स किसी में है, फैट किसी में है। तो आजकल मतलब एक कीटो जेनिक फूड का भी कॉन्सेप्ट है। कीटो मतलब एक प्रोसेस होता है कीटोसिस, जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है फैट को पर्टिकुलरली यूज़ करती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट को, प्रोटीन को कम और उसके बाद कार्ब्स को कम। ये ऐसी फूड्स होती हैं जिसमें फैट ज़्यादा होता है और बाकी जो है प्रोटीन मॉडरेट होती है और कार्ब्स कम। तो हमारी बॉडी वो फैट को यूज़ कर लेते हैं, जैसे एग्स हैं, पनीर है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो जो देखें, इंग्लिश में एक बात कहते हैं कि इफ़ यू डोंट माइंड योर belly you will hardly mind anything else in your life। अपने पेट का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने खाने पीने का, तो फिर जिंदगी में आप किसी चीज का ख्याल नहीं रखते। इसका मतलब है कि आपको पहले अपने खाने का ख्याल रखना है, जिंदगी में बाकी चीजों को। इफ यू आर नॉट हेल्दी आप कुछ भी नहीं कर सकते जिंदगी में। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप अपनी जो दीन की और अपने मजहब की जरूरियात को भी पूरा नहीं कर सकते। हेल्दी पर्सन ही माशरे के लिए भी प्रोडक्टिव है, अपनी फैमिली के लिए भी प्रोडक्टिव है और अपनी ज़ात के लिए भी प्रोडक्टिव है। तो मैं ये समझता हूँ कि फूड को अहमियत नहीं दी जाती, इसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि जी हमें मिल गई हमने खा ली। कब खाना है, कितना खाना है, कितने टाइम पे खाना है, ये तभी आप अश्योर कर सकते हैं। आप ये देखिए कि एक आम आदमी को फूड की जो ज़रूरियात हैं, या तो वो मतलब एक ही तरह की फूड खा रहा है, वो उससे उसकी एनर्जी की नीड पूरी हो रही है, लेकिन वो बीमार है, इसके बावजूद भी मोटा भी है, बीमार है। हमारे यहाँ जो तस्वुर है ना माल न्यूट्रिशन का, उसमें दो हैं। वो एक है ओवर न्यूट्रिशन, आप ज़्यादा खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। एक है कि आप कम खाते हैं या आपकी ग़िज़ाई किल्लत है, आप बीमार हो जाते हैं। तो ये इसमें ना अवेयरनेस की ज़रूरत है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ऑफिसेज़ में। इसमें सबसे अहम बात यह कि जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, आप इवन मसाजिद में आप अपने कम्युनिटी लीडर्स को, इमामों को, आप टीचर्स को, आप सोशल मीडिया पे, आप प्रिंट मीडिया पे, हर जगह पे इसकी कैंपेनिंग चाहिए। इसको निसाब का हिस्सा होना चाहिए कि इंसान के लिए फूड जो है सबसे अहम ज़रूरत है उसकी, और इसके बारे में उसकी आगाही और उसका इल्म जो है कि इसकी अहमियत के बारे में उसको पता होना चाहिए। बचपन में ही बच्चों को छोटे लेवल के निसाब में ही इसको शामिल करना चाहिए, और ताकि बच्चे फ्यूचर में अच्छी खुराक का इंतखाब, फूड चॉइसेस जो हैं वो हेल्दी लाइफ की को गारंटी करते हैं। प्रोटीन का इस्तेमाल, प्रोटीन जिसमें हो वो ग़िज़ा खाने से आपका वेट कम होता है? प्रोटीन देखें, प्रोटीन का बुनियादी रोल जो है वो आपकी बॉडी को बिल्ड करना होता है। जैसे बच्चा है, छोटा है, ओवर द पीरियड वो बड़ा होता है, हड्डियों के लिए कैल्शियम है, फास्फोरस है, हड्डियां बनती, उसके ऊपर जो फ्लैश बनते हैं वो प्रोटीन की वजह से बनता है, जो हम अपनी फूड्स की वजह से। प्रोटीन खाने से उसका रोल, और इसका रोल है हमारी बॉडी में वियर एंड टियर जो हो रही है, सेल्स हैं वो प्रोटीन के हैं, कुछ हमारी और तरह की बहुत सारी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, तो इसका लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें ये है कि सम टाइम जब हम एक्सेस में लेते हैं
तो ये प्रोटीन अपने असल रोल की बजाय हमारे जो है बॉडी में एनर्जी का काम भी करती है, और अगर हम इसको ज़्यादा तो ये फैट की शक्ल में कार्ब्स की तरह ठीक से है। कैमुलेट होती है। प्रोटीन की फूड हमारे मसल लॉस को कंट्रोल करती ठीक है, है। इसके अलावा हमारी बॉडी को एक जो ये प्रोटीन जल्दी बर्न होती है इसमें ठीक जो हो है गया, ना, ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहा है? मैं आयशा मुल्तान से बात कर जी रही हूँ। आयशा, क्या कहेंगी? जी मैंने ये पूछना था, मुझे ना कमर का बहुत ज्यादा मसला है, वही लकोरिया वगैरह आता है मुझे। तो मुझे किसी ने बताया कि ना ये सूखे सिंघाड़े जो होते हैं ना, इन्हें पीस कर उसका दूध के साथ इस्तेमाल करूँ। तो मैंने ये पूछना, मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछ के बता दें कि ये जो सूखे सिंघाड़े हैं ये क्या जिस्म तो नहीं फुलाते, वजूद को मोटा तो नहीं करते? ठीक है, इसके बारे में सूखे बता दें, सिंघाड़ जो सिंघाड़े सूखे के बारे में। सिंघाड़े जो होते हैं कौन? सर इसका जवाब लेते हैं एक ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक से जब वापस आते हैं फिर से इसका जवाब लेते हैं। वेलकम बैक। सर सिंघाड़ा के पूछ रही थी जिन्होंने कॉल की कि उससे मोटापा होता है। नेचुरली देखें, ये स्टार्च का सोर्स है, और स्टार्च हमारी बॉडी में जो है वो कार्ब्स का एक सोर्स है। और मैं ये समझता हूँ कि सिंघाड़े की एक, आप देखें ना, असल चीज़ ये नहीं है कि कोई चीज़ मोटा करती है या नहीं करती। आप ये देखें कि आप कितना कंसिस्टेंटली उसको खा रहे हैं, और उसका पोर्शन साइज क्या है, और कितना खुराक जो है, खंगाड़ा हो या कोई भी चीज़ हो, वो या तो जहर है या तरियाक है। कोई भी खुराक हो, या वो पॉइजन है या वो, अगर वो खुराक अपने टाइम पे अपने पोर्शन साइज में आपकी बॉडी की ज़रूरत में, तो आपके लिए तरियाक है, आपके लिए अच्छी है। अगर वो आप उसको एक्सेसिवली खा रहे हैं और उसको अनकंट्रोलेबली खा रहे हैं, तो वो आपके लिए। सिंघाड़े का जहाँ तक ताल्लुक है, ये एक अच्छा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स का, इसमें मिनरल्स भी हैं, वाइटामिन भी हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसके इस्तेमाल में बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स मोटापे की तरफ लेके जाते हैं। सबसे अहम चीज़ है कि आप इसको खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन इसके पोर्शन साइज़ को और इसको नंबर ऑफ़ टाइम्स आप कितना खाते हैं ये करें। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसको खाता ही जाता हूं, तो नेचुरली वो मेरे लिए जो है वो नुकसानदेह है। मुझे उसको इंटेलिजेंटली, वाइजली देखना है कि ये मेरे लिए कितनी ज़रूरी है और मैं कितना। हाँ, आप उसको, ये हमारी खुराक का हिस्सा है, अवेलेबल है मार्केट में, इसकी अपनी एक मिनरल प्रोफाइलिंग है, इसके अंदर आप वाइटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, कार्ब्स भी हैं, और भी बहुत अहम इसमें फंक्शनल कंपाउंड्स भी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इसको एक अच्छा फूड के बनाती हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि इसको खाने में एहतियात, इसका पोर्शन साइज, नंबर ऑफ टाइम्स, इसकी तादाद, ये सारी मैटर करती है। तो खाने में कोई हर्ज नहीं है, मेरा ख्याल है ये मोटापे की तरफ इसी सूरत में लेके जाएगी कि आप इसको बहुत रेगुलर, बहुत कंसिस्टेंटली खाते हैं, और आप इसका पोर्शन साइज का ख्याल नहीं रखते कि कितना खा रहे हैं। पानी पीने से भी कहते हैं लोग कि ज़्यादा पानी पिएंगे तो वज़न आपका मेंटेन रहेगा। क्या दिन भर पानी पीने से आपका वज़न कम हो सकता है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। पानी की मौजूदगी में मैं ये समझता हूँ कि मोटापा जो है वो उसको हम बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितने प्रोसेस हैं, वाटर उसमें सपोर्ट करता है। इसके अलावा पानी पीने से आप देखें ना, इसमें जब आप पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी नॉर्मल तरीके से बिहेव कर, स्ट्रेस में नहीं होती आपकी बॉडी। हाइड्रेटेड जब आप रहते हैं, जब आपकी बॉडी में पूरे, तो मैं ये समझता हूँ कि पानी पीने से आपके मोटापे में कमी आती है, आपकी बॉडी नॉर्मली बिहेव करती है, और आपका स्ट्रेस जब बॉडी में आता है तो बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं इसके बहुत टेक्निकली बहुत सारी रीजंस हैं, और बॉडी के जितने प्रोसेसेस हैं वो सारे सपोर्ट होते हैं उनके अमल, जो कितने केमिकल प्रोसेसेस हैं वो सारे पानी की वजह से, पानी की मौजूदगी में होते हैं। तो उससे किसी हद तक मैं ये समझता हूँ कि ओबेसिटी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी, डॉक्टर से बहुत अच्छी टेस्ट कर रहे हैं, और इससे मैं ये राय लेना चाहूँगा कि एक तो मैं पर्सनली फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक से बहुत परहेज करता हूँ,
भी नहीं करता और देसी जो खाना है उसको लाइक करता हूँ। वेट मेरा फिर भी कुछ ज्यादा है, माशाल्लाह फिजिकली फिट हूँ। मैं पूछना चाहूँगा अपने बच्चे के हवाले से कि वो ही इज नाउ 30 years old, यंग मैन है, फिजिक भी बहुत अच्छी है, 6 फीट के करीब हाइट है, लेकिन उसकी आदत नहीं छूट रही। वो कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड बहुत ज्यादा यूज करता है और उसका आजकल नाउ इट इज स्टमक का बहुत ज्यादा मसला है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं किस तरह उसकी हैबिट कम हो और अल्टरनेट मेडिसिन यूज करें? कोल्ड ड्रिंक्स और जो जितनी मशरूबात है इस पर बात कर लेते हैं सर। मशरूबात ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, जो या बाजार से लेकर कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पी लेते हैं, वो मशरूब पी लेते हैं, उनके क्या नुकसान आते हैं? मशरूब के पहले तो बहुत आगाज में ये कहा है कि ये जितने भी शुगरी बेवरेजेस हैं और ख़ास तौर पे देखें, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो एडिटिव इसमें कलर हैं, उसमें फ्लेवर हैं, उसमें और चीज़ें हैं जो केमिकल्स डाले हुए हैं, वो भी हम गारंटी नहीं करते कि वो स्टैंडर्ड किल हैं, सब स्टैंडर्ड होते हैं अमूमन, और ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली बॉडी को बहुत नुकसान है। शुगर का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस जो डिबेट चल रही है बहुत सारी चीज़ों के सेहत के हवाले से, उसमें साल्ट और शुगर के इस्तेमाल के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एक बहस चल रही है कि इसका इस्तेमाल कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दोनों चीज़ें बेसिकली, ये हम शुगर को तो वाइट पॉइजन भी कहते हैं। साल्ट का इम्पैक्ट हमारे, अब लोग ये एस्टेब्लिश्ड है कि हाइपरटेंशन में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स में साल्ट जो है वो एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। तो ये जो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप ये कहते कि जो शुगरी बेवरेजेस हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये, और ख़ास तौर पे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये इनका इंसानी जिस्म में क्या फ़ायदा, सिवाय ये एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। आपने शुगर ले ली और ये सिर्फ आपके टेस्ट इनसे ताल्लुक है। अदरवाइज हमारे यहाँ देखें, माजी में जाएं तो हमारे यहाँ बेवरेजेस में लस्सी है, हमारे यहाँ सत्तू हैं, हमारे यहाँ जो हैं आप कह लें कि शिकंजी है, और ये सारी चीज़ें जब हम इनका प्रोफाइलिंग करते हैं या इनका एनालिसिस और इनकी कंपोजिशन देखते हैं, हमें नज़र आता है कि भाई कोई कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, कोई विटामिन सी का बहुत अच्छा है, कोई फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। तो इसमें हमें क्या चीज़ मिलती है, इसकी न्यूट्रिशनल सिग्निफिकेंस और इसकी कंपोजिशन क्या है, हमें कभी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, सवाए इसके कि ये एक कॉन्सेंट्रेट है और उसमें कार्बोनेटेड जो हैं वो बेवरेजेस हैं या दूसरे शुगरी बेवरेजेस हैं। तो इसके लिए ख़ास तौर पे बच्चों में जो कि चाइल्डहुड ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं, अडल्ट्स में, और ये सारी चीज़ें जो हैं, इसको देखें, बात ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने ये कायनात का निज़ाम जो है वो इस तरह बनाया कि इसके अंदर एक तवाज़ुन है। जब किसी भी चीज़ का तवाज़ुन बिगड़ जाता है ना, वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सेम गोज़ फॉर आवर न्यूट्रिशन। अगर हम जो है अपनी न्यूट्रिशन में तवाज़ुन नहीं, आप कहते हैं कि एक, मैं ये कहता हूँ कि शुगरी जो बेवरेजेस हैं या जूसेस हैं या इस तरह नहीं पीने चाहिए। एक शख्स एक महीने में 30 पैक्स पीता है, एक शख्स एक महीने में 2 पैक्स पीता है, वो दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? ना मेरी बात उस पर वैलिड होती है, ना उस पर वैलिड होती है। अब उसको चाहिए कि वो भी मॉडरेट हो, ये भी अगर ना पिए या पिए तो 1, 2 या 3 जितने भी पी लेते हैं, तो वो ये डिपेंड करता है कि आपकी नीड्स पे, आपके टेस्ट पे, आपके, तो बहरहाल इनको मेरा ये सजेशन ये है एज अ एक्सपर्ट इन न्यूट्रिशन कि इनको जो है अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनका आपकी हेल्थ के हवाले से कोई बहुत पॉजिटिव रोल नहीं है। ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आपसे मुलाकात करेंगे कल, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।